तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। और आज भी मैं आ गया हूं और एक नया मनवा लेकर। वीडियो आगे देखने से पहले जो भी नया आया है वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करो, और हो सके तो वीडियो में हाइप भी कर देना ताकि मेरा वीडियो आगे और भी लोग देखें। बिना देरी किए हम स्टोरी में आते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे एमसी को बेड में लिटा के उसके ऊपर दोनों सिस्टर इन लॉ टूट पड़ती हैं, और ये सब देख के हमारा एमसी घबरा के बोल रहा होता है कि सिस्टर्स इन लॉ मेरे पास मत आओ। लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ कहाँ रुकने वाली थी। आगे एक सिस्टर इन लॉ उसके ऊपर आते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है सिस्टर्स इन लॉ से, तुम बेवकूफ लड़के, अब तुम्हें हमें वाइफ्स कहना चाहिए। और दूसरी सिस्टर इन लॉ भी कहती है कि हस्बैंड एक अच्छे बच्चे बनो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो हम तुम्हें सिखा देंगे। और वो दोनों हमारे एमसी को अपने वाटरमेलन से चिपका लेती हैं, और ये देख के हमारा एमसी मन में ही कहता है कि लेकिन सिस्टर्स इन लॉ, मैं अब बेवकूफ नहीं हूं। ऑफिस सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये सब कैसे हुआ। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं और लिस्ट में उनके बारे में बताया जाता है। ये जंग हुआ एज 43, जुलाई 28 को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, कोई बॉडी नहीं मिली। ये जंग हुआ एज 48, जुलाई 28 को नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, कोई बॉडी नहीं मिली। ये शिंगबैंग एज 34, जुआनमू डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, कोई बॉडी नहीं मिली। ये शिंगचैंग एज 38, वो भी जुआनमू डिस्ट्रिक्ट में मारे गए और उनकी भी बॉडी नहीं मिली। ये लिंगतियान एज 27, सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, बॉडी नहीं मिली। ये लिंगजुन एज 26, साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर पर मारे गए, बॉडी नहीं मिली। और उन सभी को हमारे मेन कैरेक्टर के ग्रैंडफादर उसके सभी बंदे श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। माहौल बहुत सीरियस है। तभी ग्रैंडफादर के पास एक बंदा आता है। उसका इंट्रोडक्शन आता है, दान किंगडम 3 स्टार जनरल निंगयू। निंगयू आगे आकर कहता है, एल्डर, ये दुश्मन का प्लान बहुत ही मेटिकुलस यानी बारीकी से बनाया हुआ था, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पर ग्रैंडपा बीच में ही बोल पड़ते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी ये फैमिली के मर्दों ने जिस दिन बैटलफील्ड पर कदम रखा था, उसी दिन उन्होंने एक पीसफुल ओल्ड एज तक जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। यहां पर हमें ग्रैंडपा के बारे में डिटेल में बताया जाता है। फॉर्मर दान किंगडम 5 स्टार जनरल, हेड ऑफ द ये फैमिली, ये चांगफैंग। फिर ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं, मैंने बस कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि बैटलफील्ड के डेंजर से ज्यादा लोगों की धोखाधड़ी भारी पड़ेगी। एक ही दिन पर, एक ही टाइम पर हमला। ये साफ है कि कोई मेरी ये फैमिली को टारगेट कर रहा है। और तभी वहां पे एक पिग टॉय आके गिरता है, और ये हमारे मेन कैरेक्टर का था, क्योंकि वो पागल हो चुका है, वो बच्चों जैसी हरकतें करता रहता है। इधर धड़ाम से गिरता है हमारा मेन कैरेक्टर और कहता है कि मेरे पेपा पिग को मत ले जाना। उसने अपने गले में एक पेंडेंट पहना हुआ था जो गिरने से थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। आगे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ग्रैंडपा, बिग्गी को रोकने में मेरी मदद करो। हमें बताया जाता है कि ये फैमिली का सबसे छोटा बेटा ये फैन है। आगे से ग्रैंडपा ये फैन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं कि हाँ, जल्दी से खड़े हो जाओ। फिर ये फैन को खड़ा करने के बाद वो सबसे कहते हैं कि सुनो सभी, अब ये फैमिली में सिर्फ ये बूढ़ा और फैनर बचे हैं। मैं फैनर और स्वर्ण फैमिली की बेटी की शादी करवाऊंगा ताकि ये फैमिली की ब्लड लाइन आगे बढ़ सके। आगे से ये फैन बच्चे ऐसा बोल रहा होता है कि वाओ, यहाँ सब कितना वाइट है। इधर ग्रैंडपा सीरियस टोन में बोल रहे होते हैं कि ये फैमिली कभी नहीं गिरेगी और ये फैमिली की स्पिरिट कभी नहीं हारेगी। ये सुनकर सभी लोग बात करने लगते हैं। पहला कहता है, ये फैमिली का सबसे छोटा बेटा है, क्या ये पागल नहीं है? तभी दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें क्या पता, ये किसी जमाने में ये फैमिली का कीलिन सन हुआ करता था। सिर्फ 15 साल की उम्र में इस ये फान ने मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था और ग्रैंड जिया के टॉप एक्सपर्ट्स में शामिल हो गया था। अगर 5 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट ना हुआ होता जिसने उसे पागल बना दिया और उसकी पावर छीन ली, तो वो आज ये फैमिली का ट्रू नंबर 1 होता। इधर ये फान कंफ्यूजन में सभी को देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ये फैमिली के घर के बाहर। एक आदमी और एक लड़की आ रहे होते हैं और अंदर से लोगों की आवाजें आ रही होती हैं। लोग कह रहे थे, इतना पावरफुल, तभी तो श्वान फैमिली की बड़ी बेटी अभी भी इस पागल से शादी करने को तैयार है। श्वान यूफेई और ये फान बचपन के साथी हैं, इतने सालों के अफेक्शन के बाद। तभी वो आदमी घर में घुसने के बाद चिल्लाता है, रुको, ये फान अब एक पागल है। श्वान फैमिली यूफेई की पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये श्वान फैमिली की सेकंड ब्रांच से श्वान यूफेई का सेकंड अंकल श्वान जंगवन है, और ये लड़की श्वान फैमिली की मेन ब्रांच की एल्डेस्ट डॉटर और ये फान की फियांसे श्वान यूफेई है। श्वान यूफेई का सेकंड अंकल बोलता है, आज हम श्वान फैमिली ये एंगेजमेंट तोड़ते हैं। ये सुनते ही ग्रैंडपा को झटका लगता है और उनके मुंह से खून निकल जाता है। क्या? ये देखकर ये फान उन्हें संभालता है और चिल्लाता है, ग्रैंडपा। ये फान श्वान यूफेई से पूछता है, यूफेई, तुम ग्रैंडपा को गुस्सा क्यों दिला रही हो? क्या तुम अब मेरी वाइफ नहीं बनोगी? ग्रैंडपा भी कहते हैं, यूफेई,
तुमने तो फान के एक्सीडेंट के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। मुझे विश्वास है तुम ऐसी नहीं हो। आखिर हुआ क्या है? लेकिन श्वान यूफेई कुछ बोल नहीं पाती, बस मैं बोलकर रह जाती है। उसके बोलने से पहले ही उसका अंकल आगे आता है। अब तुम्हारी ये फैमिली में सिर्फ एक पागल और एक बूढ़ा बचा है। तुम 5 साल पहले वाली फैमिली से कंपेयर नहीं कर सकती। हम पहले इसीलिए शादी कर रहे थे क्योंकि ये फैमिली अपनी पावर के पीक पर थी, लेकिन अब अपनी औकात देखो। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, बहुत बढ़िया। ताकत को पूजना और कमजोर को कुचलना, हवा का रुख देखकर बदल जाना। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। श्वान यूफेई सैड होते हुए कहती है, आई एम सॉरी ब्रदर फान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये फान कहता है, लेकिन हम साथ में कितने अच्छे थे। तभी वहां ये फान की सिस्टर इन लॉ की आवाज आती है, अगर वो इससे शादी नहीं करेगी तो हम करेंगे। ये वही दोनों सिस्टर इन लॉ थीं। इन दोनों को देखने के बाद सभी लोग शौक में चिल्लाने लगते हैं, ये तो ये फैमिली के सबसे बड़े और 7वें बेटे की होने वाली बीवियां हैं। ये फैन की भाभियां ये फ्यूनरल पर आई हैं और मॉर्निंग भी कर रही हैं। एक दान की 3 स्टार वैल्करी है और दूसरी साउथ वेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हेड सू फैमिली की बड़ी बेटी। ये फैमिली की बहुएं सच में एक्सेप्शनल है। सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ आगे आती है और कहती है, मैं ये फैमिली की सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ यू लिंग लॉन्ग। सबसे छोटी वाली आती है और कहती है, मैं ये फैमिली की 7वीं सिस्टर इन लॉ स्यू युक्शवे। दोनों ये फैन के पास आ जाती हैं और उसके साथ चिपक जाती हैं। यू लिंगलोंग ऐलान करती हैं, हम ये फैमिली की 7 सिस्टर इन लॉज की तरफ से ये फैन से शादी करने और फैमिली लाइन आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ये सब देखकर ये फैन भी कंफ्यूज था। श्वेन यूफेई और उसका अंकल शॉक हो जाते हैं, क्या? बाकी लोग चिल्लाकर बोलते हैं, होली क्रैप, मैंने सब देख लिया। 7 सिस्टर इन लॉज एक साथ उस पागल ये फैन से शादी करेंगी। उन 7 में से कोई भी एक गॉडेस है और वो सब इस पागल को मिल रही हैं। क्या हिम्मत है! ऐसे वक्त में ये फैमिली को नहीं छोड़ा और उनकी इज्जत बचाई। शायद वो सिर्फ ये फैमिली की फेस सेव करने की कोशिश कर रही हैं। जल्द ही एंगेजमेंट तोड़ देंगी। वो दोनों सिस्टर इन लॉज ये फैन को अपने अपने वाटरमेलन में घुसा देती हैं। ये महसूस करके ये फैन मन में बोलता है, नहीं रुको, बहुत गर्म है। उसके गले में जो पेंडेंट था वो ग्लो करने लगता है। ये फैन बोलता है, मेरा सीना जल रहा है। पेंडेंट एनर्जी बाहर फेंकते हुए टूट जाता है। ये टूटने के बाद ये फैन कहता है, डैम, 5 साल हो गए, आखिरकार मैंने सील तोड़ दी और मार्शल वनरेबल रील में एंटर कर लिया। हमें ये फैन बताता है, 5 साल पहले जब मैं मार्शल वनरेबल रील में ब्रेक थ्रू करने की रिसर्च कर रहा था, मुझ पर हमला हुआ, मेरी आत्मा के टुकड़े हो गए। किस्मत से मैंने अपनी 90% सोल इस जेड पेंडेंट में सील कर दी थी। भले ही जेड पेंडेंट में हजारों स्क्रिप्चर्स और खजाने थे और मेरी आत्मा को ट्रेन करने के मौके मिले, लेकिन बिना बाहरी मदद के मैं वापस नहीं आ सकता था। यह इंतजार 5 साल लंबा था और मेरे अंकल्स और ब्रदर्स एक ही दिन मारे गए। और वो असैसिनेशन अटेम्प्ट 5 साल पहले। वो सोचता है, इसके पीछे कौन है? वो गुस्से में आ जाता है। अब जब मेरी सोल वापस आ गई है और मैं पीक ऑफ मार्शल वनरेबल रील्म पर हूं, तो मैं ग्रैंड ज़ाया में किसी से नहीं डरने वाला हूं। मैं उन सभी क्रिमिनल्स को बाहर निकालूंगा और खून के आंसू रुलाऊंगा। इधर वो बाहर से पागल जैसा ही प्रिटेंड करता है, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है। श्वेन यूफेई का अंकल हंसते हुए बोलता है, टिस्क, ये तो सच में पागल है। भले ही ये फैन ठीक हो जाए, वो असैसिन से नहीं बच पाएगा। तुम सब विधवा ही बनोगी। यू लिंग लॉन्ग कहती है, हमें तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं, ये हमारी ये फैमिली का इंटरनल मैटर है। ये फैन मन में सोचता है, सिस्टर इन लॉज ने पब्लिकली मुझसे शादी का अनाउंस करके ये फैमिली को सपोर्ट किया है। अगर मैंने अभी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखा दी तो मास्टरमाइंड डेफिनेटली सब पर ऑल आउट अटैक कर देगा। फैमिली और भाभियों को बचाने के लिए मुझे थोड़ी देर और पागल बनने का नाटक करना ही पड़ेगा। वो अपनी पागलों वाली एक्टिंग जारी रखता है और यू लिंग लॉन्ग के साथ चिपक जाता है। थैंक यू बिग सिस्टर, क्या आप अब से मेरे साथ खेलोगी? यू लिंग लॉन्ग शर्मा जाती है, तुम्हारा क्या मतलब है बिग सिस्टर से? ये फैन सोचता है, ये फैमिली और सिस्टर इन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अभी पागल बनना ही होगा। तभी यू लिंग लॉन्ग ग्रैंडपा के आगे आती है। ग्रैंडपा, मैं अभी भी आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं, गुड गुड। यू लिंग लॉन्ग ये फैन के आगे खड़ी होती है और श्वेन यूफाई को देखते हुए कहती है, श्वेन यूफाई, ये फैन की वाइफ होने के नाते मैं डिक्लेयर करती हूं तुम्हारी एंगेजमेंट यहीं खत्म होती है, नल एंड वॉइड। श्वेन यूफाई बस इतना कहती है, आई एम सॉरी। ये फैन मन में बोलता है, जो मुझे छोड़ गए उन्हें मैं चेज नहीं करूंगा। अब मैं ये फैमिली को वापस उसकी पुरानी शान और पावर दिलाऊंगा। फिर वो सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहां से शुरू हुआ था। उसके दोनों सिस्टर्स इन लॉ उसके ऊपर चढ़ चुके थे बेड में। यूलिंग लॉन्ग बोलती है, सिस्टर यीशवे, पहले हम दोनों शुरू करेंगे। अगले महीने से बाकी 5 बहनें बारी बारी से लिटिल फैन के साथ रहेंगी। हमें ये फैमिली के लिए ढेर सारे डिसेंडेंट्स बनाने हैं ताकि हम दुश्मनों से बदला ले सकें। सू यीशवे कहती है, हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। सो यीशवे अपना काम करती है। ये सब अपने ऊपर होता हुआ देखकर ये फन मन में बोलता है, ये वो गेटिंग स्ट्रॉन्गर नहीं है जो मैंने सोचा था। इस बात दोनों एक साथ टूट पड़ते हैं। ये फन चिल्लाता है, रुको, मुझे कुछ कहना है।
उन तीनों का हार्ड वर्क चलता है एक साथ। ये फन चिल्लाता है, तुम लोग तो सीरियस हो। फ्यूनरल खत्म होने के बाद सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरी जगह। वहां एक बंदा एल्डर जैंग नाम के शख्स को रिपोर्ट दे रहा था। ये फैमिली का फ्यूनरल खत्म हो गया, सब कुछ शांति से निपट गया और ये चैंग फैन के रवैये में कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन ये फैमिली की सातों सिस्टर्स इन लॉ ने पब्लिकली अनाउंस किया है वो ये फन से शादी करेंगी। हमें अब क्या करना चाहिए? ये सुनते ही एल्डर जांग, जो वहां बुद्धा की मूर्ति के सामने पूजा कर रहा था, गुस्से में आ जाता है। वो इस वक्त ये फैमिली के करीब जाने की हिम्मत कर रही हैं। बिल्कुल, हमें बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना ही होगा। वैसे 5 साल पहले वाला कार एक्सीडेंट काफी अच्छे से हैंडल किया गया था। उसी आदमी को कहो इस मामले को भी संभाले। सबऑर्डिनेट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो तो बस एक पागल है, जब तक वो पागल रहेगा उसे जिंदा रहने दिया जा सकता है। लेकिन ये सुनते ही एल्डर जैंग अपने हाथ में पकड़ी हुई माला तोड़ देता है और दाने बिखर जाते हैं। वो गुस्से में ऑर्डर देता है, अगर वो कोई भी अजीब हरकत करे तो तुरंत एक्शन लो, बिना कोई सवाल किए उसे मार डालो। सबऑर्डिनेट सर झुकाकर कहता है, यस सर। वहीं दूसरी तरफ फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये सन के घर में ग्रैंडपा उन सभी भाभियों से बात कर रहे थे। लिंगलोंग, यानक्यू, ईश्वे, आज के लिए तुम सबका शुक्रिया, लेकिन अब फ्यूनरल खत्म हो चुका है, तुम सबको चले जाना चाहिए। हमारी ये फैमिली अब तुम्हें और नहीं रोक सकती। लेकिन यू लिंगलोंग आगे आती है और कहती है, ग्रैंडपा, हम ये फन से शादी करना चाहते हैं और ये फैमिली की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। ग्रैंडपा हैरानी से पूछते हैं, आखिर तुम सब ऐसा क्यों कर रही हो? तभी यू लिंगलोंग ये फन को पकड़ लेती है और ऐलान करती है, ग्रैंडपा, हमारा फैसला फाइनल है। अब से हम सातों बहनें बारी बारी हर महीने ये फन के साथ रहेंगी। हमें ये फैमिली के लिए ढेर सारे वंशज छोड़ने हैं और ये फैमिली का बदला लेना है। ये सुनते ही ये फन मनी मन शॉक हो जाता है। 7 सिस्टर्स इन लॉ और ये सब सीरियस हैं। 1 महीने में 1 पर्सन, क्या ये मुझे ब्रीडिंग मशीन समझ रही हैं? तभी यू लिंगलोंग ये फन को आवाज लगाती है, लिटिल फैन। उसे अचानक ये फन का ऑरा फील होता है। वो हैरानी से पूछती है, क्या अभी तुम्हारा ऑरा फ्लक्चुएट हुआ था? ये फन तुरंत अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और बच्चों की तरह चिल्लाता है, अवेंज, ब्यू ब्यू, अवेंज। ये देखकर यू लिंगलोंग अपना सर पकड़ लेती है। लगता है ये सिर्फ मेरा वहम था। फिर वो ये फन का चेहरा अपने हाथों में लेती है और कहती है, लेकिन ये फैन, चाहे तुम मुझे समझ पाओ या नहीं, ये बात याद रखना, तुम कभी ग्रैंशिया के नंबर 1 जीनियस हुआ करते थे जो सबसे ऊपर खड़ा था। तुम वो सब दोबारा कर सकते हो। हम सातों प्योर गर्ल्स तुमसे शादी कर रही है और पूरी लाइफ तुम्हें फॉलो करेंगी। अगर तुमने हम में से किसी को भी निराश किया तो मैं अपनी तलवार लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारा शिकार करूंगी। ये फैन मन में कहता है, सही बात है, ये सब दुनिया की परवाह किए बिना मुझसे शादी कर रही हैं। इनका हौसला और कुर्बानी वाकई बहुत बड़ी है। फिर यू लिंगलोंग रोते हुए ये फैन को गले लगा लेती है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी समझ बची है तो खुद को संभालो। ये फैमिली को प्रोटेक्ट करो, हमें प्रोटेक्ट करो और अपने अंकल्स और कजिन्स का बदला लो। ये फैन वापस बच्चों जैसी आवाज निकालता है, एवेंज, लिटिल फैन, एवेंज। लेकिन अंदर ही अंदर वो सीरियस हो जाता है। ये नफरत का कर्ज चुकाना ही होगा। तभी पीछे से सुइक्शुए बोलती है, बड़ी भाभी, क्या ये फैन के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं हो रहा है? उसका दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ है। यू लिंगलोंग कहती है, चिंता मत करो, मैंने ले कैन जुए से बात की है, मैं उन्हें ये फैन का इलाज करने के लिए बुलाऊंगी। ग्रैंडपा चौंक जाते हैं, तुम्हारा मतलब वो ले कैन जुए, ग्रैंडशिया का मेडिकल सेंट? अगर वो आ गए तो शायद लिटिल फैन बच सकता है। ये सुनकर ये फैन मन में सोचता है, वैसे तो मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन ग्रैंडपा के शरीर में पुरानी चोटें हैं और उन्होंने एक के बाद एक सदमे झेले हैं। अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो वो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। मैं अपनी मेडिकल स्किल्स उस ले कैन जुए को पास कर दूंगा और उसके हाथों से ग्रैंडपा का इलाज करवाऊंगा। बाहर से वो खुशी से उछलते हुए कहता है, ये मुझे इलाज करवाना है, मुझे इलाज करवाना है। लेकिन यू लिंगलोंग अभी भी सोच रही थी, इसका ऑरा बार बार क्यों बदल रहा है। तभी सुइक्शुए आगे आती है और ये फैन के चेहरे को छूते हुए कहती है, फिक्र मत करो ये फैन, हम तुम्हें ठीक कर देंगे और ढेर सारे हेल्दी लड़के पैदा करेंगे। ये फैन मन में सोचता है, घूम फिर के बात वहीं आ गई, बनना मुझे ब्रीडिंग मशीन ही है। वो दोनों ऐसे ही खड़े थे, तभी पीछे से यू लिंगलोंग ने सुइक्शुए को धक्का दे दिया और वो सीधा ये फैन के ऊपर जा गिरी। यू लिंगलोंग कहती है, परफेक्ट। सुइक्शुए ये फैन के ऊपर लेटी हुई शर्मा जाती है, सिस्टर लिंगलोंग, आराम से। यू लिंगलोंग कहती है, तो अरेंजमेंट पक्का रहा। ईश्वे, पहला महीना तुम ये फैन के साथ रहोगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ओके? ईश्वे ये फैन के साथ चिपकी हुई शर्माने लगती है और ये फैन भी शर्माता है। इधर ग्रैंडपा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गुड गर्ल, ग्रैंडपा तुम सबका शुक्रिया करते हैं। यू लिंगलोंग कहती है, ग्रैंडपा, हम फैमिली हैं, अजनबियों जैसी बातें मत कीजिए। फिर ग्रैंडपा ये फैन के पास आते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं,
ये फैन, चाहे तुम नॉर्मल हो या ना हो, तुम्हें इस लड़की का ध्यान रखना होगा, वरना ग्रैंडपा तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये फैन सीरियस टोन में हाँ में सर हिलाता है। सातों सिस्टर इन लॉज मेरी वाइफ्स हैं, ये फैन सबको प्यार करेगा। मन में वो सोचता है, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी प्यारी भाभियों को थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। तभी सुईक्शुए कहती है, देर हो रही है, मैं ये फैन को पहले वापस ले जाती हूँ। आज रात जाओ तियानलोंग एक बिजनेस बैंक्वेट होस्ट कर रहा है, ये फैन को बाहर ले जाने का अच्छा मौका है। ये नाम सुनते ही ये फैन मन में सोचता है, जाओ तियानलोंग। 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में बेहोश होने से पहले मैंने एक आदमी को देखा था जिसके चेहरे पर निशान था, और आज फ्यूनरल पर वही आदमी जाओ तियानलोंग के बगल में खड़ा था। मतलब उस एक्सीडेंट का कनेक्शन जाओ फैमिली से है। ठीक है, तो मेरा बदला जाओ फैमिली से ही शुरू होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है सुआन रेजिडेंस में। सुआन यूफेई उदास बैठी थी। तभी उसका सेकंड अंकल अंदर आता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें यंग मास्टर्स हाउ के बैंक्वेट के लिए तैयार होने को कहा था ना, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? यूफेई रोते हुए कहती है, मेरा मूड नहीं है। अंकल गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या तुम अभी भी उस ये फैन के बारे में सोच रही हो? मैंने कहा ना ये फैमिली खत्म हो चुकी है। यू लिंगलोंग और बाकी सिर्फ दिखावे के लिए शादी की बातें कर रही हैं, फेस सेव करने के लिए। यूफेई ना चाहते हुए भी मान जाती है, मैं समझ गई, और कुछ मत कहो, मैं आज रात बैंक्वेट में जाऊंगी। अंकल कहते हैं, मेरी बच्ची कुछ सुंदर पहनना याद रखना, आज रात वहां बड़े लोग आने वाले हैं और यंग मास्टर ली ने स्पेशली तुम्हें इन्वाइट किया है। फिर वो रूम से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं, इतनी छोटी उम्र में, लेकिन स्वान फैमिली के खातिर ये करना ही होगा। रूम में अकेली यूफेई जमीन पर बैठकर ये फैन को याद करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है ये फैन के पास। सुइक्सुए ये फैन को कपड़े पहना रही थी। जब उसने ये फैन की शर्ट उतारी तो ये फैन पूछता है, सिस्टर इन लॉ, आपने शर्ट क्यों नहीं उतारी? ये फैन की बॉडी देखते ही सुइक्सुए का चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती है, तुमने इतने टाइम से ट्रेनिंग नहीं की, फिर तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी शेप में कैसे है? ये फैन पूछता है, क्या सिस्टर इन लॉ टच करना चाहती हैं? सुइक्सुए कहती है, कौन टच करना चाहता है? फिर वो उसे कोट पैंट देती है और कहती है, ये बैंक्वेट के लिए फॉर्मल कपड़े हैं, तुम खुद पहन लो। ये फैन रेडी हो जाता है। ये इक्सुए कहती है, और हां, अब से मुझे सिस्टर इन लॉ मत बुलाना, वाइफ कहना। ये फैन बच्चों जैसे कहता है, ओके, मेरी एक और वाइफ है। वो खुशी से कूदने लगता है, ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं। यिक्सुए उसे देखती है और मन में सोचती है, ये कभी ग्रैंड शिया का महान प्रोडिजी था, लेकिन मुश्किल वक्त में इसकी फियांसे ने इसे छोड़ दिया। मुझे इसे और ज्यादा प्यार देना होगा और इसे कभी दुख नहीं पहुंचने देना होगा। वो ये फैन को गले लगा लेती है। गुड बॉय लिटिल फैन, अब से यिक्सुए सिर्फ तुम्हारी वाइफ है। ये फैन भी उसे गले लगाते हुए कहता है, वाइफ यिक्सुए इज द बेस्ट। इससे सुइक्सुए को बॉडी में गर्मी महसूस होने लगती है। वो सोचती है, मेरी बॉडी अजीब फील कर रही है, इतनी गर्मी। हमें दिखाया जाता है कि ये फैन की स्किल थी। उसके पेट के पास एक फ्लेम जलने लगती है। ये फैन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ये एबिलिटी अभी भी है। ये मिस्टीरियस फ्लेम ही वो राज है जिसकी वजह से मैं 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बना था। जब भी मैं किसी लड़की के कांटेक्ट में आता हूं और उसके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, मैं उस स्पिरिचुअल वार्मथ को एब्जॉर्ब करके अपनी मार्शल आर्ट्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूं। वो ऐसे ही चिपके हुए सोचता है। बिना कॉन्टैक्ट के भी ये फ्लेम ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल वार्म जनरेट करती है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इस तरह मेरी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब जब मेरी 7 वाइव्स हैं तो मुझे अपने रेल्म को एडवांस करने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तभी सुइक्शे उसे अलग कर देती है। मिस, फैमिली हेड आपको बुला रहे हैं। यिक्शुए कहती है, आ रही हूं। तभी वहां एक बंदा आता है और यिक्शुए को बताता है फैमिली हेड और सेकंड मास्टर दोनों वहां हैं। उन्होंने कहा है आप जल्दी से जल्दी आइए। यिक्शुए पूछती है, सब वहां है, क्या वो मेरा ट्रायल लेने वाले हैं? बंदा कुछ बोल नहीं पाता। यिक्शुए कहती है, चलो मैं तैयार हूं। वो जाने लगती है। सू यिक्शुए को जाता हुआ देखकर ये फैन मन में सोचता है, क्या सू फैमिली उसे मुझसे शादी करने की वजह से ब्लेम कर रही है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। फिर हम सू फैमिली की मीटिंग में आते हैं जहां सू यिक्शुए पर चिल्लाया जा रहा था, क्या तुम पागल हो गई हो सू यिक्शुए? इन सब के आगे यिक्शुए कॉन्फिडेंस में थी। चिल्लाने वाला बंदा सू फैमिली का सेकंड मास्टर सू मिंघाओ था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने सच में अनाउंस कर दिया कि तुम उस पागल ये फैन से शादी करोगी? क्या तुम चाहती हो कि सू फैमिली भी उनके साथ दफन हो जाए? दूसरा आदमी कहता है, ये फैमिली खत्म हो चुकी है, उनसे जुड़ना मतलब मौत को दावत देना है, ये हम सबको ले डूबेगी सेकंड ब्रदर। उन सबकी बात सुनकर यिक्शुए कहती है, मेरे पास अपने प्लान्स हैं। रूम के बाहर खड़ा ये फैन ये सब सुन रहा था और सोचता है, मेरी वाइफ यिक्शुए को मेरी वजह से ब्लेम किया जा रहा है। जैसा मैंने सोचा था। अंदर फैमिली वाले बोल रहे थे, गुस्ताखी, इस औरत को क्लान से निकाल देना चाहिए, एक्सपेल करो इसे। हाँ, एक्सपेल करो। सेकंड मास्टर सू यिक्शुए के बाप से कहते हैं, एल्डर्स ब्रदर अपनी बेटी को संभालिए। लेकिन सू यिक्शुए के पिता सू फैमिली के हेड सू होंगाई उसे रोकते हैं और कहते हैं, मैं यिक्शुए के फैसले को सपोर्ट करता हूं। यिक्शुए खुश हो जाती है। फादर, सू होंगाई सीरियस टोन में बोलते हैं, 30 साल पहले जब सू फैमिली बर्बाद होने की कगार पर थी, तब हमें पहला लाइफ सेविंग लोन किसने दिया था? अगर ये फैमिली का सपोर्ट ना होता तो आज हमारी सू फैमिली बस एक छोटा सा कारखाना होती।
वो सभी से कहते हैं ये शुए गलत नहीं है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो बाहर जा सकता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद अचानक सभी का फोन बजने लगता है। सेकंड मास्टर बोलता है, एल्डर्स ब्रदर देखिए, एक सप्लायर ने अचानक अनाउंस कर दिया है कि वो हमारे साथ काम करना बंद कर रहा है। दूसरा बंदा भी आगे से कहता है, मैं भी। कुछ लोगों ने तो कुछ दिन पहले ही रिश्ता तोड़ने की बात की थी। सभी लोग बोल रहे होते हैं, सबको पता है ये फैमिली के मामले में कुछ तो गड़बड़ है, कौन इस मुसीबत में पड़ना चाहेगा। किसी ने कहा है कि कोई बहुत पावरफुल फिगर सू फैमिली को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करने वाला है। तभी आगे फैमिली हेड कहते हैं, लगता है जिन्होंने ये फैमिली का बुरा हाल किया अब वो सू फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। ये वही बात हुई, बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना। इस पर सू होंग लाइए दोनों भाई कहते हैं, एल्डर्स ब्रदर, ये अच्छे इंसान बनने का टाइम नहीं है। ये फैमिली का अंजाम देखा ना, हम सू फैमिली उस मास्टरमाइंड को प्रोवोक करने का रिस्क नहीं ले सकती। आपने कहा था ना कि आप प्रोविंशियल कैपिटल की शाह फैमिली के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसका क्या हुआ? फैमिली हेड सू होंग हाई का पसीना निकल आता है। वो कहते हैं, ऐसे हालात में तो मुझे डर है कि वो पार्टनरशिप भी हाथ से निकल जाएगी। वो मन में सोचते हैं, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूरी सू फैमिली को भी डुबा नहीं सकता। मुझे क्या करना चाहिए? तभी सेकंड मास्टर सू यी शुए पर चिल्लाता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सू फैमिली बर्बाद होने वाली है। सू यी शुए खड़ी हो जाती है और कहती है, शाह फैमिली आज रात बैंक्वेट में आने वाली है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी उनके साथ पार्टनरशिप सिक्योर करने में और सू फैमिली को प्रोटेक्ट करने में। वो आगे कहती है, ईमानदारी और फायदा मेरी सू फैमिली दोनों को हासिल करेगी। अगर आप लोगों को मुझ पर, सू यी शुए पर भरोसा नहीं है तो अपने शेयर्स बेचो और यहां से चले जाओ, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। ये फान बाहर खड़ा ये सब देखने के बाद मन में कहता है, मेरी वाइफ यी शुए। फिर वो रूम से दूर जाने लगता है और सोचता है, मुझे देखना होगा शाह फैमिली से कौन आ रहा है आज। अगर मैं उनसे पहले मिल सकूं तो शायद यी शुए की मदद करने का कोई रास्ता निकाल पाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में। तभी वहां कुछ गुंडे टाइप के बंदे आ जाते हैं और ये फान को देखते हुए बोलते हैं, अरे वाह, ये तो ये फैमिली का पागल है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, भूख लगी है और खाना ढूंढ रहे हो? क्या ये यंग मास्टर तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करे? ये फान अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए बच्चे जैसे कहता है, खाना? कैसा खाना? लेकिन मन में वो समझ जाता है, ये जाओ त्यालोंग है, ये खुद मुसीबत मोल लेने आया है। तभी जाओ त्यालोंग अपनी हाथ में पकड़े हुए वाइन ग्लास में थूक देता है। ये देखकर उसके बाकी साथी भी अपनी सिगरेट की राख और बचा हुआ कचरा उस वाइन में डाल देते हैं। जाओ त्यालोंग वो ग्लास ये फान को देते हुए कहता है, ये लो यंग मास्टर, ये के लिए स्पेशल वेलकम ड्रिंक मैंने खुद बनाई है, चलो पियो इसे। जाओ त्यालोंग मनी मन जलता है, इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? पागल होकर भी इसके पास 7 इतनी खूबसूरत बीवियां हैं जो इससे शादी करना चाहती हैं। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि ये फान पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके चमचे भी कहते हैं, ब्रदर लॉन्ग को थैंक यू बोलना मत भूलना, चलो पियो, बहुत टेस्टी है। ये फान वो ग्लास ले लेता और कहता है, थैंक यू ब्रदर लॉन्ग। चमचे चिल्लाते हैं, पी ले पी ले। ये फान ग्लास को ऊपर उठाता है और देखते हुए बच्चे जैसे कहता है, अमेजिंग, तो ऐसे बनती है बढ़िया वाइन। ये देखकर जाओ त्यालोंग हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ता है। हा, ये फान तो सच में पूरा पागल हो चुका है। लेकिन आगे ये फान उस वाइन ग्लास को देखते हुए कहता है, लेकिन लगता है इसमें अभी भी कुछ कमी है। ये सुनकर जाओ त्यालोंग और जोर से हंसता है, बहुत बढ़िया। तभी ये फैन वहां साफ सफाई करने वाली आंटी को देखता है और उन्हें रोकता है, रुको। और फिर उनकी बाल्टी का गंदा पानी उस ग्लास में डालने लगता है और बोल रहा होता है, हमें इसमें थोड़े और इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। ये देखकर आंटी चिल्लाती हैं, अरे वो गंदा पानी है। ये सब देखकर जाओ त्यालोंग पेड़ पकड़कर हंसने लगता है, हा, इसका वीडियो बनाओ। उसके चमचे वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं, सबको दिखाओ कि कैसे ये महान प्रोडिजी शौक से टॉयलेट का पानी पी रहा है। ही। वो लोग हंसी रहे थे कि तभी ये फैन आगे बढ़ता है और जाओ त्यालोंग का गला पकड़ लेता है। जाओ शौक हो जाता है, तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ये फैन वो गंदा वाइन जाओ त्यालोंग को ही पिला देता है और कहता है, अच्छी चीजें मिल बांटकर खानी चाहिए, ब्रदर जाओ पहले आप पीजिए। गंदा वाइन पीने के बाद जाओ की हालत खराब हो जाती है और वो उल्टी कर देता है। वो गुस्से में कहता है, तुमने मुझे ये सब पिलाया कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये फैन अपनी बच्चों वाली एक्टिंग जारी रखते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या टेस्ट अच्छा नहीं था? मेरी वाइफ इत्सुए मुझे पीने नहीं देती, लेकिन क्योंकि आपने ऑफर किया था तो शुक्रिया अदा करने के लिए ये ड्रिंक मैं आपको वापस ही दे सकता था। ये सब एक्टिंग के बाद वो मन में सोचता है, इन 5 सालों में मैंने उस ऑब्जेक्ट से सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि 13 मास्टर्स का 100 साल का दुनियादारी का एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। इस जैसे लोगों से निपटना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी जाओ त्यालोंग खड़ा हो जाता है और अपने बंदों को ऑर्डर देता है, पकड़ो इसे, मेरे लिए इसे मार मार के खत्म कर दो।
आगे उसके सभी बंदे अटैक कर देते हैं ये फैन के ऊपर। ये देखकर ये फैन भी रेडी हो चुका था अपना पावर दिखाने के लिए। वो मन में सोचता है तो ये अटैक करने ही वाले हैं, लेकिन तभी आवाज आती है रुको। तभी ये फैन के पीछे से एक बंदा आता है जो अटैक कर देता है उन सभी के ऊपर और गुस्से में कहता है मेरे ब्रदर फैन के एक बाल को भी छूने की हिम्मत किसने की। वो आगे जाते हुए दो बंदों के सर पकड़कर आपस में भिड़ा देता है। ये सब देखने के बाद जाओ तियानलोंग बोल रहा होता है तुम यहाँ क्यों हो, तुम तो शहर से बाहर थे ना। आगे से वो बंदा कहता है अगर मैं नहीं आता तो मेरे ब्रदर फैन को कौन प्रोटेक्ट करता। हमें बताया जाता है कि ये फैन का जिगरी यार वोंग फुकुई है। फुकुई को देखने के बाद ये फैन मन में सोचता है फुकुई मेरे साथ बड़ा हुआ है, जिन 5 सालों में मैं पागल था ये हमेशा मेरे साइड में रहा ताकि कोई मुझे परेशान न कर सके। जब सही वक्त आएगा मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। तभी जाओ तियानलोंग का चमचा उसे समझाता है ब्रदर लोंग, वोंग फुकुई की स्किल्स पूरे शहर में बेस्ट हैं, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। चलो यहाँ से। जाते जाते जाओ तियानलोंग मन में सोचता है मैं नहीं मानता कि वोंग फुकुई सारी जिंदगी ये फैन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। आज नहीं तो कल सू यिचे मेरी होगी। उनके जाने के बाद फुकुई कहता है मैंने सब सुन लिया ब्रदर फैन। वो ये फैन को गले लगा लेता है और कहता है तुम तो छुपे रुस्तम निकले, 7 खूबसूरत भाभियां तुमसे शादी करना चाहती हैं, अगर तुम होश में होते तो खुशी से पागल हो जाते। फुकुई की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ये फैन का दम घुटने लगता है। वो मन में चिल्लाता है अरे क्या मैं वैसा इंसान हूं, छोड़ो मुझे। तभी फुकुई ये फैन को घूर घूर कर देखने लगता है। ये फैन सोचता है ये ऐसे क्यों देख रहा है। फुकुई को कुछ महसूस होता है। वो आगे ये फैन को सूंघने लगता है और बोलता है बड़े भाई तुम्हारा ऑरा कुछ अलग लग रहा है, कहीं तुम ठीक तो नहीं हो गए। ये देखकर ये फैन सोचता है ये बंदा बहुत तेज है, मैं इसे पता नहीं लगने दे सकता। तभी आवाज आती है लिटिल फैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सू एक शुए थी। वो आगे आते हुए कहती है मैं बस अपना मेकअप ठीक कर रही थी और तुम गायब हो गए। मैंने कहा था ना कि चुपचाप मेरा इंतजार करना, तुम ठीक तो हो ना। ये फैन आगे सुएक शुए का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जब तक मेरी वाइफ यीशुए यहाँ है लिटिल फैन एकदम ठीक है। तभी फुगुई सुएक शुए को देखकर ग्रीट करता है प्रणाम छोटी भाभी, फिक्र मत कीजिए छोटी भाभी, मैं वांग फुगुई अपनी जान देकर ब्रदर फैन को प्रोटेक्ट करूंगा। सुएक शुए कहती है तुम वापस आ गए, चलो अच्छा हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट में जहां होस्ट बता रही होती है आज हमारे बीच शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शिया हाउ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट शिया हमारे शहर की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, स्वागत कीजिए प्रेसिडेंट शिया का। तभी वहां से सुएक शुए, येफान और फुगुई भी आ जाते हैं। सुएक शुए फुगुई से कहती है मुझे शिया फैमिली से पार्टनरशिप के बारे में बात करने जाना है, तो मैं लिटिल फैन को तुम्हारे पास छोड़ रही हूं। फुगुई कहता है मैंने सुना है कि झाओ फैमिली इस पार्टनरशिप को जीतने के लिए कुछ भी करेगी, मेरी प्यारी भाभी आप सावधान रहिएगा। तभी शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट शिया हाउ आ जाते हैं और सबको हेलो बोलते हैं। झाओ तानलोंग भी वहां आ गया था और सोच रहा होता है एक बार मैंने शिया फैमिली के साथ डील पक्की कर ली, फिर तो सुएक शुए को घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। होस्ट माइक लेकर शिया हाउ से पूछती है प्रेसिडेंट शिया आपका झाओ फैमिली के बैंक्वेट में आना, क्या इसका मतलब यह है कि आप उनके साथ पार्टनर करने वाले हैं। आगे से शिया हो कहते हैं झाओ फैमिली बेशक एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्लाउड सिटी का मार्केट बहुत बड़ा है, हमारा शिया ग्रुप सभी मेजर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप का स्वागत करता है। ये सुनकर झाओ तानलोंग शौक में कहता है इस बुढ़े का क्या मतलब है। इधर सुएक शुए शिया हाउ की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है लिटिल फैन तुमने सुना हमारे पास शिया फैमिली के साथ चांस हो सकता है। शिया हाउ को देखते ही येफान पहचान जाता है ये आदमी। तभी शिया हाउ की नजर येफान पर पड़ती है और वो चिल्ला के कहते हैं डिवाइन डॉक्टर। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और ये फैन को देखने लगते हैं। शाह आगे आते हैं ये फैन के पास और कहते हैं डिवाइन डॉक्टर आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया, अब मैं आपका वो एहसान चुका सकता हूं जब आपने मेरी जान बचाई थी। शाह को ये फैन के साथ हाथ मिलाता हुआ देखकर सभी लोग हैरानी में कहते हैं क्या वो पागल प्रोविंशियल कैपिटल की शाह फैमिली के किसी बंदे को जानता है। सू फैमिली की तो लॉटरी लग गई, अब तो शाह फैमिली पक्का उन्हीं को चूज करेगी। ये सब देखकर जाओ तियानलोंग गुस्से में बोल रहा होता है प्रेसिडेंट शाह उस पागल के पास क्यों गए। फिर वो पास जाता है और चिल्लाते हुए कहता है प्रेसिडेंट शाह आपको गलतफहमी हुई है, ये एक पागल है, ये भला मेडिकल स्किल्स कैसे जान सकता है और किसी को कैसे बचा सकता है। वो आगे बोलता है शाहाव को देख के वैसे भी आप ये फैमिली की हालत जानते हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। इस पर शाहाव चिल्ला के कहते हैं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो आगे बताते हैं 5 साल पहले जब मैं मौत के मुंह में था तब इसी डिवाइन डॉक्टर ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन डिवाइन डॉक्टर पागल कैसे हो गए। सुएक शुए कहती है मेरे मंगेतर का 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और उनके दिमाग पर असर पड़ा था। ये बात सुन के शाहाव कहते हैं तो ये बात है यंग मास्टर, ये कभी एक महान जीनियस थे जो मार्शल आर्ट्स और मेडिकल आर्ट्स दोनों में माहिर थे, जरूर मुझे बचाने के बाद ही उनका
एक्सीडेंट हुआ होगा, सब कुछ मैच कर रहा है। वो सू यिक्शुए से कहते हैं, मिस सू, आपकी फैमिली फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है ना, क्या आप पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हैं? सू यिक्शुए चौंक जाती है और कहती है, क्या आप सच में हमसे पार्टनर करना चाहते हैं? शाहो की बात सुनकर जाओ तियानलोंग बौखला जाता है और शाहो का हाथ पकड़ लेता है। प्रेसिडेंट शाह, सू फैमिली को सभी बड़े पार्टनर्स ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है क्योंकि वो ये फैन के साथ हैं। क्या आपको भी मुसीबत में पड़ने का डर नहीं है? आपको हमारी जाओ फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। शाहो झटके से उसका हाथ हटा के कहते हैं, तो क्या हुआ अगर मैं मुसीबत में पड़ गया? अगर यंग मास्टर ये ने उस वक्त मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज शाह फैमिली का वजूद ही नहीं होता। जब मिस सू ने ये फैमिली को नहीं छोड़ा तो मैं किस बात से डरूं? फिर शाहो सू यिक्शुए की तरफ हाथ बढ़ाकर ऐलान करते हैं, मैं आज ये अनाउंस करता हूं कि सू फैमिली क्लाउड सिटी में शाह फैमिली की इकलौती पार्टनर है। शाह फैमिली के सारे रास्ते सू फैमिली के लिए पूरी तरह खुले रहेंगे। पूरे साउथ वेस्ट में जो कोई भी सू फैमिली का विरोध करेगा वो शाह फैमिली का दुश्मन माना जाएगा। इससे सू यिक्शु इमोशनल हो जाती है और रोती हुई कहती है, थैंक यू थैंक यू। ये सब देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं ये फैमिली में सच में दम है। बुरा वक्त है पर इनका बेस अभी भी स्ट्रांग है। आखिर ये फिन अपने टाइम का असली हीरो था। सू यिक्शु ने सही बंदा चुना, इसकी किस्मत खुल गई है। इधर जाओ तियानलोंग की तो जलकर राख हो जाती है और वो मन में सोचता है, एक पागल, ये हमेशा मेरे प्लान पर पानी क्यों फेर देता है। तभी आगे शाहो इशारे से कहते हैं, तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। इस पर सू यिक्शु समझ जाती है। वो ये फैन को देखती है और फिर उसे गले लगा लेती है और कहती है, लिटिल फैन थैंक यू। उसे गले लगाते हुए ये फैन मन में सोचता है, जब तक मैं अपनी वाइफ यक्सू की हेल्प कर सकता हूँ सब सही है। फिर वो बच्चे के जैसा शाहो के पास भी गले लगने के लिए जाता है और कहता है, आपने मेरी वाइफ की हेल्प की, आप अच्छे इंसान हो, हग। तभी शाहो भी उसे गले लगा लेते हैं और धीरे से कहते हैं, मेरी शाह फैमिली बस इतना ही कर सकती थी, मैं पर्दे के पीछे छुपे उन बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकता। तभी ये फैन अपनी पागलपन वाली एक्टिंग बंद करके शाहो के कान के पास एकदम सीरियस टोन में कहता है, तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये बात सुनकर शाहो चौंक जाते हैं और सोचते हैं, डिवाइन डॉक्टर पागल नहीं है। वो ये फैन से कहते हैं, डिवाइन डॉक्टर आप। लेकिन तभी ये फैन उन्हें चुप करवाने के लिए और जोर से गले लगते हुए बच्चे जैसी एक्टिंग करते हुए कहता है, अंकल कितने अच्छे हैं, मुझे हग चाहिए। और उसके बाद वो अपनी एक्टिंग बंद करके सीरियस टोन में ऑर्डर देता है, मेरे खिलाफ प्लानिंग हुई थी, अभी के लिए मुझे शिकार बनने की से बचने के लिए चुपके रहना पड़ेगा। किसी को मत बताना कि मैं ठीक हो गया हूं। जब टाइम आएगा मेरे ऑर्डर्स का वेट करना। इस पर शाहो भी कहते हैं, हाँ हाँ। फिर वो मन में सोचते हैं, 20 साल का लड़का और इतना दिमाग, अगर मैं ये फैमिली का साथ देता हूं तो जब वो दोबारा पावर में आएंगे मेरी शाह फैमिली पक्का ग्रैंड शाह की अगली सुपर पावर बन जाएगी। वो ये फैन को भरोसा दिलाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए यंग मास्टर, ये मैं शाहो अपनी पूरी जान लगा दूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। तभी आगे से जाओ तियानलोंग बोल रहा होता है, तो हमारी जाओ फैमिली का क्या होगा? क्या हमने साथ मिलकर काम करने का फैसला नहीं किया था? उसे देखने के बाद ये फैन बच्चे की जैसी अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए सू यक्सू के पीछे छुप जाता है और कहता है, ये गंदा है, ये बुरा आदमी है, ये मेरी यक्सू वाइफ को चुराना चाहता है। इस पर सू यक्सू उसे शांत करती है, डरो मत डरो मत। ये बात सुनकर शाहो समझ जाते हैं और मन में सोचते हैं, लगता है यंग मास्टर ये ने मुझे अपना पहला काम दे दिया है। आगे शाहो जाओ तियानलोंग को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? मैंने तुमसे कब हाँ कहा था? आगे इस पर जाओ तियानलोंग गाल पकड़कर बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट शाह, आप भले ही प्रोविंशियल कैपिटल से हो लेकिन हमारी जाओ फैमिली क्लाउड सिटी में बेस्ट है, आपने मुझे बिना वजह क्यों मारा? आगे से शाहो कहते हैं, क्यों? सिर्फ यंग मास्टर ये की वाइफ पर गंदी नजर रखने के लिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही था। फिर वो 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं और आगे कहते हैं, जाओ फैमिली की यंग मास्टर को बाहर ले जाओ, लगता है ये नशे में है जो ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड जाओ तियानलोंग को पकड़ लेते और कहते हैं, चलिए यंग मास्टर। जाओ तियानलोंग चिल्ला रहा होता है, मुझे छोड़ो, मैं नशे में नहीं हूं। तब शिया हाओ सू यिक्शुए से कहते हैं, चलिए किसी शांत जगह पर बात करते हैं। इस पर सू यिक्शुए कहती है, बिल्कुल, इस तरफ आइए। आगे जाओ तियानलोंग को बैंक्वेट से बाहर कर दिया जाता है। बाहर उसके दोनों चमचों से संभाल रहे होते हैं। ब्रदर लॉन्ग, अब ठीक तो है? जाओ तियानलोंग गुस्से में कहता है, ये सब उस ये फैन की गलती है। फिर वो उन दोनों से पूछता है, उन आदमियों के साथ तैयारी कैसी है? इस पर वो उसे बताते हैं, सब अपनी जगह पर है, हम कभी भी हमला कर सकते हैं। इस पर जाओ तियानलोंग ईवल स्माइल के साथ कहता है, चलो आज मैं ये पक्का करूंगा कि वो जिंदा घर ना पहुंच पाए। सीन शिफ्ट होता है रास्ते में, जहां बैंक्वेट के बाद ये फैन और सू यिक्शुए कार में घर जा रहे थे। कार के अंदर सू यिक्शुए ये फैन को देखती है। उसे देखने में ये फैन हैंडसम लग रहा था। इससे सू यिक्शुए का फेस लाल हो जाता है और वो मन में सोचती है, मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, क्या लिटिल फैन हमेशा से इतना हैंडसम था? आगे ये फैन सू यिक्शुए के पास जाता है और पूछता है, यिक्शुए वाइफ, आप क्या देख रही हो, क्या मैं हैंडसम हूं? इस पर सू यिक्शुए चौंक जाती है और कहती है, मैं नहीं देख रही थी। तो आगे से ये फैन कहता है बिल्कुल बच्चे जैसी एक्टिंग के साथ, हाँ आप देख रही थीं। अगर मेरी यिक्शुए वाइफ को पसंद है तो आज रात मैं आपको जितना चाहो देखने दूंगा। ये बात सुनकर सू यिक्शुए मन में सोचती है, आज रात ही सही। आगे वो ये फैन को अपने साथ बेड में इमेजिन करती है और उसमें वो ये फैन के ऊपर बैठी कहती है, लिटिल फैन, हमें एक बेटे के लिए ये करना ही होगा। इस पर ये फैन कहता है, कैसा लग रहा है, क्या इतना काफी है?
ये सब सोचने के बाद इधर सुई शुए का फेस लाल हो चुका था और वो आगे सोचती है, मुझे आज रात लिटिल फैन के साथ सुहाग रात मनानी ही होगी। मुझे नहीं पता कि उसे ये सब आता भी है या नहीं। अगर मुझे उसे सिखाना पड़ा तो बहुत शर्म आएगी। तभी ये फैन आगे अपना हाथ सुई शुए की जांघ पर रख देता है और कहता है, यिक्शुए वाइफ, क्या हुआ? आपका फेस इतना लाल क्यों है? इस हाथ लगाने से सुई शुए को हॉट महसूस होने लगता है और वो कहती है, बहुत गर्मी लग रही है। वो अपनी कार को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती और कार को सांप जैसे इधर उधर करके आगे ले जाती है। इस पर यह फैन पूछता है, क्या हुआ? आगे सुई शुए मन में सोचती है, ये क्या हो रहा है? पहले भी ऐसा हुआ था। जब भी मैं लिटिल फैन के करीब आती हूँ, एक गर्म करंट मेरी बॉडी में आता है। फिर वो जैसे तैसे कार को कंट्रोल कर लेती है और ये फैन को देखती है और सोचती है, क्या यही राज है लिटिल फैन की इतना बड़ा जीनियस होने का? क्या सिर्फ उसके करीब आने से मुझे पावर मिल सकती है? फिर आगे ये फैन से कहती है, उस सुआन यू फेई को सच में हीरे की परख नहीं है। इतना प्यारा लिटिल फैन अब से सिर्फ मेरा होगा। तब ये फैन चिपक जाता है सुई इक्शुए के साथ और कहता है, मैं अपनी इक्शुए वाइफ का हूँ, मुझे अपनी इक्शुए वाइफ के साथ बेटा चाहिए। इस पर सुई इक्शुए कहती है, हमारा बेटा पक्का बहुत हैंडसम होगा। तभी ये फैन को कुछ तो फील हो जाता है। फिर आगे सुई इक्शुए से कहता है, इक्शुए वाइफ, मुझे बाथरूम जाने के लिए कार से उतरना है। इस पर सुई इक्शुए भी मान जाती है और कहती है, ठीक है। फिर कार से बाहर जाते हुए ये फैन कहता है, मुझे पॉटी आई है, वाइफ मेरे लिए थोड़ी देर रुकना। इस पर सुई इक्शुए भी कहती है, ठीक है। ये सब जाओ तियानलोंग और उसके बंदे देख रहे होते हैं और कहते हैं, वो पागल ये फैन सच में कार से अपने आप उतर गया। आगे जाओ सभी से कहता है, जाओ सब उसका पीछा करो, उसे जंगल में ही मार डालो। इस पर वो सब कहते हैं, यस। फिर वो ये फैन को ढूंढने चले जाते हैं जंगल में लाइट से लाके। आगे ढूंढते ढूंढते जाओ तियानलोंग गुस्से में कह रहा होता है, वो कहाँ है? इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? लेकिन तभी ये फैन दिख जाता है उसे आगे खड़े हुए। वो देखते हैं और पास जाके पकड़ के कहता है, ये फैन तुम बच नहीं सकते। इस पर आगे से ये फैन कहता है, मैं ये फैन नहीं हूं। उसने अपने फेस पे मास्क लगा लिया था जिससे जाओ तियानलोंग पहचान नहीं पाता। जाओ चिल्ला के कहता है, डैम, तो क्या तुमने बिल्कुल अपने जैसे कपड़े पहने किसी आदमी को यहाँ से देखा है? इस पर यह फैन कहता है, अभी देखा, वो उस तरफ गया, उस चट्टान के पीछे। वो उन्हें आगे भेज देता है। इस पर वो सब भी मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाओ तियानलोंग बोल रहा होता है, चलो पहले हम ये फैन को मारेंगे, फिर सुई इक्शुए को किडनैप करेंगे। आज मैं उस लड़की पर अपनी सारी भड़ास निकालूंगा। उसे वहां भेजने के बाद ये फैन इधर स्माइल करता है। वो सभी को ये फैन को ढूंढते हुए कुछ देर हो जाती है लेकिन अभी तक नहीं मिला। इससे आगे जाओ तियानलोंग चिल्ला के कहता है, साले ने हमें उल्लू बनाया। तभी यहाँ पे ये फैन भी आ जाता है और कहता है, मैंने उल्लू नहीं बनाया, उस आदमी ने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने को भी कहा था। इस पर जाओ तियानलोंग चिल्ला के कहता है, उसने क्या कहा? इस पर ये फैन कहता है, उसने कहा कि बुरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं और मुझे तुम सबका खत्मा करने को बोला। इस पर जाओ तियानलोंग शौक में कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी ये फैन अटैक कर चुका था सभी के ऊपर। 3 बंदों को एक साथ सुला देता है एक ही अटैक में। ये सब देख के जाओ तियानलोंग चिल्ला पड़ता है, तुम आखिर हो कौन? इस पर ये फैन कहता है, क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए? फिर वो अपना मास्क हटा देता है और अपना ये फैन वाला चेहरा दिखा देता है। ये देख के जाओ तियानलोंग शौक में कहता है, तुम ये फैन हो, तुमने भेस बदला था। आगे शौक में कहता है, नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम नाटक कर रहे थे। उसे पसीना आ चुका था ये फैन को पागल ना देख के। वो आगे बोल रहा होता है, तुम 5 साल छुपे रहे, तुम पक्का ग्रैंड मास्टर लेवल से भी आगे निकल चुके हो और मैंने तुम्हें वैसे बेइज्जत किया और तुम्हारी वाइफ को चुराना चाहा, मैं तो गया। तो आगे से ये फैन भी कहता है, तुमने सिर्फ यही बुरे काम नहीं किए हैं, है ना? आगे ये फैन जाओ तियानलोंग के पीछे जो बंदा है उसकी तरफ इशारा करके कहता है, 5 साल पहले मेरे कार एक्सीडेंट वाली जगह पर मैंने इस आदमी को देखा था जिसके चेहरे पर चाकू का निशान है। इस पर वो बंदा घुटनों पे आ जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, यंग मास्टर, ये मुझे बख्श दो, ये सब यंग मास्टर जाओ ने करवाया था, मैं गलत था, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ये फैन उस पर रहम नहीं करता, उसे एक पंच मार देता है जिससे वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है, उसका सर ही गायब हो जाता है। ये सब देखकर जाओ तियानलोंग डर जाता है और अपनी पैंट में मुंह देता है और डरते हुए कहता है, ये कैसा काला जादू है? तुमने इंसान को पाउडर कैसे बना दिया? इस पर आगे से ये फैन भी अपना पावर दिखाते हुए कहता है, मेरी पावर में आग है, ये किसी को भी सीधा राख बना सकती है, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? वो मन में सोचता है, बिल्कुल, सबसे जरूरी चीज वो आग है जो मेरी बॉडी के अंदर है, सिर्फ उसी से मैं ऐसा जादू कर सकता हूँ। फिर आगे जाओ तियानलोंग से कहता है, अब तुम्हारी बारी है सच उगलने की। 5 साल पहले तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? इस पर आगे से जाओ तियानलोंग डर के मारे बोल रहा होता है, यंग मास्टर, ये मैं गलत था, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। वो प्रोविंशियल कैपिटल का कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसने वहां की ल्यू फैमिली के जरिए मुझसे ये जबरदस्ती करवाया था। यंग मास्टर, ये मुझे छोड़ो,
तो आगे से ये फैन कहता है प्रोविंशियल कैपिटल की लियू फैमिली। वो मन में सोचता है एल्डर लियू तो ग्रैंडपा के सबसे वफादार आदमी थे, मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे खंजर भोंकेंगे। आगे से जाओ तियानलोंग कांपते हुए बोल रहा होता है प्रोविंशियल कैपिटल की लियू फैमिली को भी किसी ने ऑर्डर दिया था, मैंने सुना है वो शांगजिंग का कोई बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन तभी ये फैन जाओ तियानलोंग का गला पकड़ लेता है और कहता है शांगजिंग का बड़ा आदमी कौन है वो? इस पर जाओ तियानलोंग तकलीफ में बोलता है वो मुझे सच में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि क्लाउड सिटी में हमारी जाओ फैमिली, वांग फैमिली और ली फैमिली शांगजिंग के उसी बड़े आदमी के लिए काम करती हैं। आमतौर पर हम सब प्रोविंशियल कैपिटल की लियू फैमिली के ऑर्डर्स मानते हैं। आगे ये फैन उसे और भी ऊपर उठा देता है और जाओ तियानलोंग बोल रहा होता है यंग मास्टर ये क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? मैं वादा करता हूं कि अपना मुंह बंद रखूंगा। तो इस पर ये फैन कहता है तुम सच में राज छुपा सकते हो? तो इस पर जाओ तियानलोंग भी कहता है मैं कर सकता हूं कसम से। लेकिन भाई ये फैन इसे भी खत्म कर देता है, पूरा गायब भी कर देता है एक पंच के साथ। आगे कहता है अफसोस मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आगे मन ही मन सोचता है जाओ फैमिली, वांग फैमिली, ली फैमिली, लियू फैमिली, लगता है मुझे एक एक करके सबको साफ करना होगा। और गाइज इसके जितने भी चैप्टर्स आए थे सभी खत्म होते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये फैन ने अपनी खौफनाक फ्लेम्स का इस्तेमाल करके जाओ तियानलोंग और उसके चमचे को पूरी तरह से राख में बदल दिया था, लिटरली उन्हें वहां से गायब ही कर दिया था। उन सभी को मारने के बाद ये फैन आगे बढ़ता है और बड़े ही ठंडे दिमाग से कहता है ये जाओ फैमिली, वैंग फैमिली, ली फैमिली, लियू फैमिली, लगता है मुझे इन सब को एक एक करके साफ करना पड़ेगा। ये फैन वहां से जाने ही लगता है कि तभी वहां पर सुइक्शुए आ जाती है। वो ये फैन को ढूंढ रही थी और घबराहट में जोर जोर से आवाज लगा रही होती है लिटिल फैन। ये फैन भी देख लेता है कि सुइक्शुए उसकी तरफ आ रही है। आगे से सुइक्शुए उसे ना पाकर डर के मारे चिल्लाती है तुम कहाँ हो? सुइक्शुए को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर ये फैन अपने मन में सोचता है सुइक्शुए वैसे तो चूहों से सबसे ज्यादा डरती है, फिर भी वो मेरे लिए ऐसी जगह आने को तैयार हो गई। इसके बाद ये फैन तुरंत अपनी पागल वाली एक्टिंग शुरू कर देता है और सुइक्शुए के सामने आते हुए कहता है वाइफ इक्शुए, मैं अब ठीक हूं, मैं बाहर आ गया। उसे सही सलामत देखकर सुइक्शुए तुरंत पूछती है तुम इतनी देर तक कहाँ थे, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तभी ये फैन सुइक्शुए को थोड़ा परेशान करने के लिए मजाक में कहता है वाह देखो इतना बड़ा चूहा। चूहे का नाम सुनते ही सुइक्शुए डर के मारे ये फैन से चिपक जाती है और चिल्लाती है कहाँ है? इस पर ये फैन हंसते हुए कहता है वो तो पहले ही भाग गया। वाइफ इक्शुए, तुम्हारे अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सुनकर सुइक्शुए शर्मा जाती है और कहती है तुम बहुत बुरे हो, तुमने जानबूझकर मुझे डराया। लेकिन तभी ये फैन बिना कोई वक्त गंवाए सुइक्शुए को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है मैंने नहीं किया, यहाँ सच में बहुत सारे चूहे हैं, चलो मैं वाइफ इक्शुए को उठाकर कार तक ले चलता हूँ। और फिर वो उसे जंगल से बाहर लाता है, कार में बिठाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही जाओ तियानलोंग के बंदे दिखाई देते हैं जो बाहर खड़े थे। वो ये फैन को बाहर आते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं डैम, वो लड़का बाहर कैसे आ गया? यंग मास्टर जाओ कहाँ हैं? इसके बाद सभी बंदे घबराकर जंगल के अंदर ढूंढने चले जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं यंग मास्टर जाओ, क्या आप ठीक हैं? यंग मास्टर जाओ। कुछ टाइम बाद सीन शिफ्ट होता है जाओ तियानलोंग के घर पर। जो लोग उसे ढूंढने गए थे उन्हें कोई सीनियर बंदा जोर से डांट रहा होता है। क्या मतलब कि यंग मास्टर गायब हैं? दो जिंदा लोग हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? ढूंढते रहो इन्हें मेरे लिए। यहाँ हमें इस शख्स के बारे में बताया जाता है, ये है जाओ फैमिली हेड, जाओ तियानलोंग का बाप, जाओ देचांग। इस पर वो बंदे घबराते हुए रिपोर्ट करते हैं फैमिली हेड, हम सैकड़ों लोगों ने उस पार्क को 8 बार ढूंढ लिया, हमने नदी में भी चेक किया, लेकिन यंग मास्टर का कोई नामो निशान नहीं है। वो आगे एक्सप्लेन करते हैं वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट जो अचानक आया था वो बहुत ताकतवर था, उसने 2 मिनट से कम में हम सबको गिरा दिया। वहां सिर्फ यंग मास्टर और ब्रदर्स कार बचे थे, वो पक्का उन्हें उठा ले गया है। ये बात सुनकर जाओ तियानलोंग का बाप अपने मन में सोचने लगता है मिस्टीरियस एक्सपर्ट, तियानलोंग मेरा इकलौता बेटा है, ये कौन सा दुश्मन है जिसने जाओ फैमिली को टारगेट किया है? या फिर ये फैमिली के किसी बंदे ने कोई चाल चली है? फिर वो गुस्से में उन दोनों को ऑर्डर देता है सबको बाहर भेजो और ढूंढना जारी रखो, अगर कोई भी सुराग मिले तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। दोनों बंदे झुककर कहते हैं यस। उनके जाने के बाद जाओ देचांग अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है स्कार भी उसके साथ गायब हो गया, क्या ये सच में 5 साल पुरानी बात से जुड़ा है? मुझे उस ये फैन को उसी वक्त मार देना चाहिए था। वो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर ये फैन पहले से ही चेयर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर वो शौक में चिल्लाता है तुम कौन हो? ये फैन बड़े आराम से जवाब देता है वही इंसान जिसे तुम 5 साल पहले मारना चाहते थे। अब जाओ देचांग जब ये फैन को ध्यान से देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और चीखता है ये फैन, तुम पागल नहीं हो, तुम नाटक कर रहे थे। गार्ड्स,
वो अपने गार्ड्स को बुलाने ही वाला था कि तभी ये फैन एक पेन उसकी तरफ फेंक कर मारता है। वो पेन सीधा जाकर जाओ दे चांग के हाथ को चीरते हुए दरवाजे में घुस जाता है, जिससे उसका हाथ वहीं पिन हो जाता है। इसके तुरंत बाद ये फैन एक कपड़े से उसका मुंह बंद कर देता है और उसके करीब आते हुए पूछता है, मेरे सवालों का सच सच जवाब दो तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम दर्द दूंगा। जाओ डे चैंग, जिसका मुंह बंद है, दर्द और डर में चिल्लाने की कोशिश करता है। ये फैन उसके पास जाता है और मुंह से कपड़ा हटा देता है। सांस आते ही जाओ डे चैंग डर के मारे पूछता है, तियानलोंग, तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है ना? इस पर यह फैन बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, तो क्या हुआ? जो मुझे मारना चाहता है, क्या मैं ऐसे मर्डरर को नए साल तक जिंदा रखूं? यह सुनते ही उस ओल्ड मैन को पसीना आने लगता है और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। यह फैन सीरियस टोन में कहता है, बकवास बंद करो, मुझे बताओ, क्लाउड सिटी में वांग और ली फैमिली के अलावा और कौन है जो प्रोविंशियल कैपिटल की ल्यू फैमिली के अंडर काम करता है? डर के मारे वो ओल्ड मैन सब कुछ उगलने लगता है। सिर्फ वांग फैमिली और ली फैमिली, बस ल्यू फैमिली ने कुछ एक्सपर्ट्स भी लगाए थे ये फैमिली पर नजर रखने के लिए, लेकिन मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ छुपे हैं। ये सुनकर ये फैन अगला सवाल करता है, प्रोविंशियल कैपिटल की ल्यू फैमिली के पीछे शैंगजिंग से वो कौन सी बड़ी फैमिली है? तुम कितना जानते हो? इस पर वो ओल्ड मैन कहता है, इस बारे में तुम्हें और भी कम जानता हूं। मैंने बस एक बार शैंगजिंग के रिप्रेजेंटेटिव को देखा था, मास्क पहने हुए, सब उन्हें यंग मास्टर जाओ बुलाते हैं। उनकी पावर बहुत ज्यादा है। वो क्लाउड सिटी का गवर्नर कौन बनेगा ये भी आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तुम उन्हें नहीं हरा सकते। ये सुनकर ये फैन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, उस बात की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। मौत को करीब देखकर वो ओल्ड मैन चिल्लाता है, मेरे पास और भी है, एक और सुराग है, मुझे मारो मत। ये सुनकर ये फैन रुकता है और पूछता है, बोल। ये फैन उसे गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। वो ओल्ड मैन आखिरी सांसों में कहता है, तुम्हारी ये फैमिली के पावर में होने के अलावा उनका ये फैमिली पर हमला करने का एक मकसद किसी खास चीज को ढूंढना भी था। ये फैन हैरान होकर पूछता है, कौन सी चीज? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये फैन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका गला दबने लगता है। ओल्ड मैन बस इतना ही बोल पाता है, मुझे सच में नहीं पता, और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये देखकर ये फैन कहता है, तो फिर तुम्हें और बोलने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये फैन उसे वहीं खत्म कर देता है, अपनी फ्लेम से उसे जलाकर गायब कर देता है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है ये फैन के ग्रैंडपा के पास। ग्रैंडपा ये सारी खबर सुनकर शॉक में थे जो ये फैन ने पिछली रात किया था। वो एक बंदे से कंफर्म करते हुए पूछते हैं, रातों रात जाओ फैमिली के बाप और बेटे गायब हो गए, सेकंड मास्टर की फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया और थर्ड मास्टर बिल्डिंग से गिर गया। इस पर वो बंदा जवाब देता है, सही कहा, अब पूरे क्लाउड सिटी में यही चर्चा चल रही है। ग्रैंडपा समझ जाते हैं और कहते हैं, ये साफ दिख रहा है कि कोई जाओ फैमिली को पूरी तरह मिटाना चाहता है। पता नहीं ये किस एक्सपोर्ट का काम है, उन्होंने ये कितने शानदार तरीके से किया है। यहां रिवील होता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये फैमिली गार्ड कैप्टन लेंग फेंग है। लेंग फेंग आगे रिपोर्ट करता है, हमें पहले ही पता चल गया था कि यंग मास्टर के कार एक्सीडेंट में जाओ फैमिली का हाथ था, लेकिन अब सारे क्लूज कट गए हैं। इस पर ग्रैंडपा फर्म टोन में कहते हैं, भले ही क्लूज कट गए हों, हमें इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी। मुझे लग रहा है कि ये फैमिली को टारगेट करने का मामला इतना सीधा नहीं है। और गाइज, इसका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है क्योंकि ये एक ही चैप्टर आया था, तो ये वीडियो भी छोटा ही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ये फैन ने अपने दुश्मनों पर कहर बरपा दिया था। उसने जाओ तियानलोंग के बाप को मारने के साथ पूरी फैमिली का सफाया कर दिया। जब अगले दिन ये न्यूज उसके ग्रैंडपा को मिलती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं। अब इसके बाद क्या हंगामा होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीन स्टार्ट होता है सू फैमिली के मैंशन से, जहां रात हो चुकी थी और चांद चमक रहा था। कमरे के अंदर ये फैन बेड पर लेटा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, अब तक तो जाओ फैमिली के बर्बाद होने की खबर हर जगह फैल चुकी होगी और उसके साथ ही वो दूसरी खबर भी सबको पता चल गई होगी। तभी वहां सुयक्षे आती है। वो ये फैन के पास आती है और अपनी वाइट ड्रेस दिखाते हुए बड़े प्यार से पूछती है, लिटिल फैन, जरा देखो, क्या मैं प्रिटी लग रही हूं? ये सवाल पूछने के बाद सुयक्षे का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो मन ही मन सोचती है, आज रात मैं खुद को लिटिल फैन के हवाले कर दूंगी। मुझे शर्माना नहीं चाहिए। लिटिल फैन को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ही इसे आगे बढ़कर सिखाना होगा। तभी ये फैन, जो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था, वो बड़े भोलेपन से जवाब देता है, वाइफ यक्षय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिटी है। ये सुनकर सुयक्षय खुशी से ब्लश करने लगती है। वो ये फैन के करीब आती है, तुम्हारी जबान कितनी मीठी है। इसके बाद वो हिम्मत करके ये फैन से भूलती है, लिटिल फैन कम ऑन। लेकिन ये फैन अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए हैरानी से पूछता है, वाइफ यक्षय कम ऑन, लेकिन आखिर करना क्या है?
ये फैन उसे देखकर मन ही मन सोचता है, ये लिटिल सिस्टर इन लॉ जब शर्माती हैं तो कितनी ज्यादा क्यूट लगती हैं। ये फैन के सवाल पर सुयक्षय का चेहरा शर्म से तमतमा जाता है और फिर आगे समझाती है, बस साथ में सोना है और फिर मैं तुम्हारे लिए एक गोल मटोल बच्चे को जन्म दूंगी। ये सुनकर ये फैन अभी भी अनजान बनने का नाटक करता है। वो हंसते हुए कहता है, लेकिन हम अभी सो ही तो रहे हैं ना। सुयक्षय ये सुनकर और भी शर्माते हुए कहती है, ऐसे सोना नहीं। ये फैन मस्ती में उंगली दिखाकर भोलेपन से पूछता है, तो फिर कैसे सोना? सुयक्षय बेचारी शर्म के मारे अटक जाती है, वो तो। और ये सब सुनने के बाद सुयक्षुए ये फैन को बेड में धक्का देते हुए कहती है, तुम बहुत अनोइंग हो। इसके साथ ही वो आगे बढ़कर ये फैन की शर्ट पकड़ लेती है और उसे धीरे से बेड पर पीछे की तरफ लिटा देती है। वो उसके ऊपर झुकते हुए अब थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, हमें पहले अपने कपड़े उतारने होंगे। जैसे ही उसने ये कहा, ये फैन ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुयक्षय की ड्रेस पकड़ ली, जैसे वो उसे उतारने में मदद करने वाला हो, और भोलेपन से सुयक्षय से पूछा, वाइफ यक्षली अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रही? ये फैन की ये सीधी हरकत देखकर सुयक्षय पानी पानी हो जाती है। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है और आगे कहती है, मैं थोड़ी देर वेट करती हूं। लेकिन तभी आगे से ये फैन बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करते हुए कहता है, यार ये तो चीटिंग है, ये सही नहीं है। मुझे चाहिए कि वाइफ यक्षय भी अपने कपड़े उतारे। ये बात सुनके स्थू यक्षय शर्म से पूरी लाल हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा मत बोलो। लेकिन अगले ही पल वो शर्म छोड़कर थोड़ा बोल्ड होती है। ये फैन का चेहरा अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कर रही हूं। और बिना कोई देरी किए वो आगे बढ़कर ये फैन को लिप टू लिप किस कर देती है। उसके बाद ये फैन भी कंट्रोल नहीं करता, वो सुयक्षय को पकड़ लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सुयक्षय को अंदर से इंटेंस गर्मी फील होती है। वो पसीने में भीग जाती है और कहती है, बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ ये फैन हार्ड वर्क करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी पावर फिर से लेवल अप होने वाली है। मैं ऑलरेडी पीक लेवल पे हूं और अब बस अगले लेवल पे जाने ही वाला हूं। तभी हमें वो फ्लेम दिखाई देती है जो ये फैन के पास है। वो तेजी से चमकने लगती है, जिससे सुयक्षय की बॉडी में गर्मी और बढ़ जाती है और वो सोचती है, ये गर्मी अच्छी है। ये फैन मन में सोचता है, वाइफ यक्षय का लेवल भी चेंज होना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है मैंशन के बाहर, जहां पे खड़े गार्ड्स अंदर से आवाजें सुन रहे होते हैं। एक गार्ड हंसते हुए कहता है, भाई मानना पड़ेगा, भले ही यंग मास्टर दिमाग से बेवकूफ बन गए हैं, पर उनके स्टैमिना में पुराने दिनों के मुकाबले कोई कमी नहीं आई है। मिस सू के तो मजे हैं फ्यूचर में। ये सुन के दूसरा गार्ड थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, काश यंग मास्टर जल्दी होश में आ जाए, तब मिस सू और यंग मास्टर सच में एक परफेक्ट मैच होंगे। वापस अंदर सीन आता है। अब सब कुछ शांत हो चुका है और सुयक्षय थककर गहरी नींद में सो चुकी है, लेकिन ये फैन अभी भी जगा हुआ है। वो बड़े प्यार से सोती हुई सुयक्षय को देखता है और मन में सोचता है, यक्षय थैंक यू इस ये फैमिली का साथ कभी ना छोड़ने के लिए और मेरी ताकत बढ़ाने के लिए, मुझे ये एनर्जी देने के लिए थैंक यू। सुयक्षय आज से तुम मेरी हो, मैं वादा करता हूं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। और फाइनली ये फैन भी सो जाता है। अब सीन चेंज होता है जू फैमिली के मैंशन में। यहाँ हमें इंट्रो मिलता है जू डोंग का, जो जू फैमिली का बड़ा बेटा है और ये चैंग फेंग का अडॉप्टेड ग्रैंडसन है। वो घबराए हुए और चिल्लाते हुए अपने डैड के पास आता है और कहता है, डैड आपने सुना ज़ाओ फैमिली के साथ क्या हुआ? डैड आपको लगता है ये फैन का काम हो सकता है? तभी हमें उसके डैड जू जियान के बारे में बताया जाता है, जो जू फैमिली का हेड है और उसे भी ये चैंग फेंग ने अपना बेटा बना के अडॉप्ट किया था। जू जियान भड़क जाता है और उसे डांटते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख, क्या ये कोई ऐसी बात है जिसे तू ऐसे कैजुअली बोल सकता है? डैड का गुस्सा देखकर जूडोंग डर के मारे कहता है, सॉरी मैं बस चिंता कर रहा था। जू जियान झूठा दिखावा करते हुए समझाता है, ये फैमिली हमारे लिए भगवान जैसी है, अगर ये फैन ठीक हो जाता है तो हमें सिर्फ खुशी होनी चाहिए। लेकिन जूडोंग को असली डर सताने लगता है और वो कहता है, पर क्या होगा अगर उसे सच में पता चल गया कि उस वक्त क्या हुआ था? इतने सालों से हमने ये फैमिली के अकेला होने का फायदा उठाया और फाइनली उनके सारे एसेट्स अपने कब्जे में ले लिए। इससे पहले कि वो और कुछ बकता, जू जियान गुस्से में एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है और कहता है, चुप कर, तू अब बड़ा हो गया है, तुझे पता होना चाहिए कि ऐसी बातें खुलेआम नहीं बकते। मैंने पहले ही लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया था। वो ये फैन नहीं था। ज़ाओ फैमिली हेड के रूम में एक लेटर मिला था, उसमें लिखा था कि ज़ाओ देचांग ने पुराने वक्त में किसी ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे की वाइफ चुराई थी और अब वो बंदा वापस बदला लेने आया है। थप्पड़ खाने के बाद जूडोंग अपना गाल सहलाता है और शौक में पूछता है, एक ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा कौन? जूजियान सस्पेंस वाले टोन में बताता है, सुना है उसका नाम फान ये है।
जूडोंग कंफ्यूज होकर बोलता है, फान, ये मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। इस पर जूजियान कहता है, टेंशन मत लो अगर नहीं सुना, बस ये इंपॉर्टेंट है कि उसके पास असली स्किल्स हैं। जूडोंग को कुछ हिंट मिलता है और वो कहता है, आपका मतलब है? तब उसका डैड उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, हमें इस मिस्टर फान को ढूंढना होगा, हमारी जू फैमिली को उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देना है। ये सुन के जूडोंग के दिमाग में लालच आ जाता है। वो मनी मन खुश होता है कि बुढ़ा उस एक्सपर्ट को हायर करके ये फैन को टपकाना चाहता है ताकि पूरी ये फैमिली उनकी हो जाए। वो खुशी से उछलते हुए वहां से निकलने लगता है और कहता है, डैड मैं अभी जाता हूं और पता लगाता हूं। जूडोंग के जाने के बाद जूजियान वहां खड़े होकर मन ही मन अपने असली इरादे जाहिर करता है, ये फैन, तेरे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। और गाइज यहां चैप्टर खत्म होता है तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सू फैमिली ने एक खतरनाक प्लान बनाया। शूजिया ने ऑर्डर दिया कि एक एक्सपर्ट फैन ये को ढूंढ के लाओ ताकि वो हमारे एमसी ये फैन को खत्म कर सके। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन गधों को पता ही नहीं कि जिस फैन ये को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारा एमसी ये फैन ही है। मतलब ये लोग ये फैन को मारने के लिए खुद ये फैन को ही हायर करने जा रहे हैं। शूडोंग तो खुशी से उछल रहा है, पर उसे नहीं पता कि वो खुद अपनी बर्बादी को इनवाइट कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी शुरू होती है सू फैमिली में और सुबह का टाइम था। ये फैन और सू इक्सुए बड़े आराम से बिस्तर में सोए हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सू इक्सुए कहती है, क्या हुआ? बाहर से मेड की आवाज आती है, मिस, यंग मास्टर ये से मिलने कोई आया है। ये सुनते ही सू इक्सुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन ये फैन कहाँ मानने वाला था। वो मस्ती में आ जाता है और ये इक्सुए को वापस बिस्तर में खींच लेता है। ये इक्सुए शॉक्ड होकर हैं बोलती है तो ये फैन बड़े प्यार से उससे चिपकते हुए कहता है, ये इक्सुए मेरी प्यारी वाइफ, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो ना। सू इक्सुए शर्मा जाती है और उसे डांटती है, शौफान मस्ती बंद करो। और फिर मेड से पूछती है, अच्छा ये बताओ मेरे हस्बैंड से मिलने कौन आया है? मेड थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देती है, जी वो मिस श्वान यी फई आई हैं। नाम सुनते ही सू इक्सुए के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से चिल्लाती है, कौन? श्वान यू फई? अगले ही पल सीन पलट जाता है। सू इक्सुए ये फैन का गाल पकड़ती है और खींचने लगती है। ये फैन दर्द हो रहा है चिल्लाता है, पर इक्सुए मुंह फुला के ताना मारती है, हाँ तुम्हारी एक्स फियांसे आली है यहाँ, बड़ा मजा आ रहा होगा ना। पर फिर भी सुधरता नहीं, उल्टा इक्सुए को टीज करते हुए पूछता है, क्या बात है, मेरी वाइफ इक्सुए जेलस हो रही है क्या? सू इक्सुए तुरंत सफाई देती है, मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूं। तो ये फैन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर टेंशन है तो चलो मेरे साथ, दोनों मिलके श्वान यूफे से मिलते हैं। सू इक्सुए मान तो जाती है, पर मन ही मन सोचती है, मैं ये सिर्फ शाओफान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूं, इसलिए नहीं कि मैं चिंता में हूं, समझे? कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं। सामने खड़ी शुआन यूफई उन्हें साथ देखकर मन में सोचती है, ये दोनों सच में साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सू इक्सुए कोई मौका नहीं देती, आते ही सीधा हमला बोलती है, शुआन यूफई तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी थी ना, तो अब यहां क्या लेने आई हो, मेरे आदमी का मजाक उड़ाने? यूफई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए सफाई देती है, ब्रदर फैन, मैं बस माफी मांगने आई थी। कल जो हुआ वो मेरा इरादा नहीं था, वो तो मेरे सेकंड अंकल थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया था। ये सुनकर ये फैन शांत खड़ा रहता है। वो यूफई को अच्छे से जानता था, इसलिए मन में सोचता है, शुआन यूफई सच में काफी जेंटल और कमजोर दिल की है। हो सकता है उसके अंकल ने ही उसे मजबूर किया हो। ये फैन का दिल पिघलने ही वाला था कि तभी कबाब में हड्डी बनने आ जाता है ली यूनयांग, जो यून सिटी की ली फैमिली का बड़ा बेटा है। वो आते ही यूफई का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेता है और बोलता है, यूफई तो तुम यहाँ थी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, हमारी मूवी देखने की बात हुई थी ना, चलो गाड़ी में बैठो। यूफई घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा यहाँ क्यों है। वो चिल्ला के पूछती है, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूं, क्या मेरे अंकल ने भेजा है? बस ये सीन देखकर ये फैन का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में मन में सोचता है, मैं इसे माफ करने वाला था, लेकिन इसने ली फैमिली को चुना। ये फैन का गुस्सा इसीलिए वैलिड था क्योंकि यून सिटी की ली फैमिली उन्हीं लियो फैमिली के चमचे हैं जिन्होंने ये फैमिली को बर्बाद किया था। ये फैन सीधा डिसीजन सुना देता है, ली फैमिली को चुनना मतलब अब तुम मेरी दुश्मन हो। जब सू इक्सुए को ये फैन इतना सीरियस और सोच में डूबा देखती है तो उसे लगता है कि ये फैन हर्ट हुआ है। वो सोचती है, अपनी एक्स फियांसे को किसी और के साथ देखकर शाओफैन का दिल तो टूट गया होगा ना। बस फिर क्या था, सू इक्सुए आगे बढ़ती है और मैदान संभाल लेती है। वो चिल्लाती है, शुआन यूफई तुम माफी मांगने आई थी ना, पर देखकर तो लग रहा है अपना नया रिलेशनशिप दिखाने आई हो। वो हक से बोलती है,
सुन लो, मैं पहले ही ये फैन की औरत हूं, तो आगे से मेरे हस्बैंड को परेशान करना बंद करो। और ये प्रूव करने के लिए सू इक्शवे ने सबके सामने ये फैन का चेहरा पकड़ा और सीधा किस कर दिया। यूफई तो बस रोते हुए देखती रह गई। पहले ही, मतलब तुम दोनों पहले ही। सू इक्शवे किस तोड़ती है और फुल एटीट्यूड में कहती है, बिल्कुल सही, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जल्दी से यहां से दफा हो जाओ। ये फैन भी मौके का फायदा उठाते हुए जले पे नमक छिड़कता है। यूफई, जब तुमने मेरी वाइफ बनने से मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से एक वाइफ है जो तुमसे ज्यादा सुंदर है, और हाँ, मेरे पास टोटल 7 हैं। ये सुन के यूफई का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए बस इतना कहती है, मैं समझ गई ब्रदर फैन, जब तक आप खुश हैं मेरे लिए वही काफी है, और वहां से भागने लगती है। ली यूनियांग उसे रोकने के लिए यूफई यूफई चिल्लाता है, पर यूफई गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और चिल्लाती है, दफा हो जाओ। ली यूनियांग भी उसके पीछे भागता है। ये फैन उन्हें जाता देख डीप आवाज में बस इतना कहता है, यूफई, कुछ गलतियां एक बार हो जाए तो वो कभी सुधारी नहीं जा सकती। सीन बदलता है प्रोविंशियल कैपिटल के ल्यू फैमिली के घर, जहां माहौल गर्म है। कोई गुस्से में चिल्ला रहा है। क्या वो ज़्याहो पागल हो गया है? उसने ये फैमिली का साथ देने का फैसला किया और ऊपर से सू ग्रुप के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है। ल्यू रान, पेट्रियार्क ऑफ द ल्यू फैमिली। एक आदमी डरते हुए बताता है, सर, ज़ियाहाओ ने कहा वो ये सब एक जान बचाने वाले एहसान को चुकाने के लिए कर रहा है। ल्यू रान गुस्से में कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसका रीजन क्या है। वो एक शैतानी प्लान बनाता है। उनका एग्जाम्पल बनाने के लिए हमें सू फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करना होगा। जाओ फैमिली तो पहले ही खत्म हो गई, पर ली और वैंग फैमिलीज अभी भी बची हैं। उन्हें साथ मिलाओ और सू ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर दो। सू ई को बर्बाद कर दो और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दो। उसके आदमी यस सर बोलते हैं और ल्यू रान एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, ही देखते हैं अब कौन ये फैमिली का साथ देने की हिम्मत करता है। और गाइज यहाँ पे चैप्टर खत्म होता और वीडियो भी खत्म होता। तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ल्यू फैमिली का पेट्रियार्क ल्यू रान सू फैमिली को खत्म करने ऑर्डर दे दिया था। और आगे एपिसोड की शुरुआत होती है सू फैमिली के मैंशन के बाहर, जहां माहौल थोड़ा लाइट और फ्रेंडली है। वांग फुगुई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सू यक्षुए को अश्योर करता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखूंगा, उन्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये फैन, जो दुनिया के लिए अभी भी एक फूल होने का नाटक कर रहा है, एक बच्चे की तरह इनोसेंट शक्ल बनाता है और अपनी वाइफ को बड़े प्यार से देखते हुए बोलता है, यक्षुए, मेरी प्यारी वाइफी, बाय बाय। सू यक्षुए उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है और समझाते हुए कहती है, अच्छे बच्चे बनो, तुम जाओ और फुगुई के साथ थोड़ी मस्ती करो, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, ठीक है। ये सुनकर ये फैन थोड़ा जिद करते हुए बोलता है, यक्षु, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें मुझे लेने आना ही पड़ेगा, ओके, भूलना मत। यक्षुए उसकी इनोसेंस पर हंसते हुए हाँ कर देती है, ठीक है बाबा, ठीक है, मैं पक्का होंगी। लेकिन जैसे ही ये फैन और वांग फुगुई वहां से थोड़ी दूर निकलते हैं और सू इक्शुए उनकी नजरों से ओझल हो जाती है, हवा का रुख बदल जाता है। वांग फुगुई के चेहरे से वो हंसी मजाक वाला एक्सप्रेशन तुरंत गायब हो जाता है और उसकी जगह एक सीरियस लुक ले लेता है। वो सीधा ये फैन की आंखों में देखता है और हैवी आवाज में बोलता है, वो जा चुकी है ब्रदर फैन, अब तुम ये नाटक करना बंद कर सकते हो। ये सुनकर ये फैन बाहर से थोड़ा हैरान होने की एक्टिंग करता है, पर फुगुई रुकता नहीं है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन रखता है, जिस पल मैंने तुम्हें देखा था मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। बैंक्वेट में वो जो तुमने पिक टू हीट द टाइगर वाला ट्रिक खेला था, वो सच में कमाल का था ब्रदर फैन। फुगुई थोड़ा और करीब आकर आवाज धीमी करते हुए कहता है, और वो जाओ फैमिली का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो भी तुम्हारा ही काम था ना ब्रदर फैन। तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल फिर से बढ़ गई है ना। मुझे सच बताओ, मेरे सामने तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ब्रदर हूं। ये बात सुन के ये फैन बाहर से स्माइल करता है और अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। वो मनी मन सोचता है, ये वांग फुगुई ये सच में वही लड़का है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। ये दिखता सिंपल है पर ये कुछ ज्यादा ही परसेप्टिव और होशियार है। लेकिन ये फैन ये भी अच्छी तरह जानता है कि ये फैमिली के दुश्मन हर जगह फैले हुए हैं और शैडोज में छुपे हैं। वो फुगुई को इस खतरे में नहीं घसीट सकता, इसीलिए वो जानबूझकर फिर से अनजान बनने का डिसीजन लेता है। वो कंफ्यूजन का नाटक करते हुए अपनी पॉकेट्स चेक करने लगता है और भोलेपन से पूछता है, ब्रदर वोंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरी पॉकेट चाहिए? ये सुन के फुगुई का सीरियस मूड खराब हो जाता है। वो चिल्लाता है, अरे यार, मैं उस तरह की पैकिंग या प्रिटेंडिंग की बात नहीं कर रहा था। आखिर हार मान के फुगुई अपना सर पकड़ लेता है, छोड़ो इसे, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, पर खैर मैं अब ये मानकर चलूंगा कि तुम अब स्टूपिड नहीं हो, चाहे तुम कुछ भी कहो। फिर फुगुई गहरी सांस लेता है, उसका मूड थोड़ा लाइटन होता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि अब तुम अपने पुराने अवतार में वापस आ गए हो ब्रदर फैन,
तो मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगा जहां हम अक्सर जाया करते थे, ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो सकें। ये सुनते ही ये फैन थोड़ा घबरा जाता है, उसके दिमाग में गलत इमेजेस आने लगती हैं। वो डरते हुए पूछता है, हम कैसी जगह जाते थे? उसे लगता है फुगुई किसी क्लब या अडल्ट एंटरटेनमेंट जगह की बात कर रहा है। वो तुरंत डिफेंसिव होकर कहता है, मैं वैसी जगह अब नहीं जा सकता, मेरी शादी हो चुकी है भाई, यिक्शु मुझे मार डालेगी। फुगुई एक शैतानी स्माइल के साथ उसे देखता है और कहता है, अरे डरो मत, वहां पहुंचने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो सामने कोई क्लब नहीं बल्कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है। फुगुई उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करके पूछता है, याद है ये जगह? तुम मुझे यहां हमेशा चीजें खरीदने लाया करते थे। तब जाकर ये फैन को रियलाइज होता है और वो चौंकते हुए कहता है, ये तो ब्लैक मार्केट है। दरअसल यहाँ का 3rd अंडरग्राउंड लेवल यून सिटी का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट है। यहाँ हर तरह के रेयर और कीमती आइटम्स मिलते हैं, वेपन से लेकर पिल्स तक। जब तक आपके पास पैसे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो यहाँ ना मिले। माहौल को भांपते ही ये फैन वापस अपने बचकाने रोल में आ जाता है। वो हवा में हाथ उठाकर क्लैपिंग करते हुए उछलते हुए चिल्लाता है, शॉपिंग शॉपिंग, अच्छी चीजें ढूंढने का टाइम आ गया। फुगुल ये फैन को आगे बढ़ते हुए देखकर मन में सोचता है, ब्रदर फैन को अभी भी रास्ता याद है, लगता है ये सच में ठीक हो गया है, बस नाटक कर रहा है। वही ये फैन भी चोरी छिपे फुगुई को ऑब्जर्व कर रहा है। फुगुई ऊपर से सख्त दिखता है पर दिमाग से तेज है। मेरे ऐसे बिहेव करने से वो मेरा इशारा समझ जाएगा कि मैं अभी खुलकर बात नहीं करना चाहता। ब्लैक मार्केट के अंदर घुसते ही चारों तरफ स्टॉल्स और आइटम्स की भरमार होती है। फुगुई जेनरस होकर ऑफर करता है, ब्रदर फैन आज तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पैसे मैं दूंगा, मेरी तरफ से ट्रीट। ये फैन स्टॉल्स पर रखी चीजों को देखता है पर नाक चढ़ाकर कहता है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार है। उसे रियलाइज होता है कि ऐसे रैंडमली ढूंढने से काम नहीं चलेगा, तो वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यूज करने का डिसीजन लेता है जो उसने पिछले 5 साल की कल्टीवेशन में सीखी थी। अचानक ये फैन की आंखों में एक अजीब सी इनविजिबल चमक आती है, द आर्केन डीमन आई। ये टेक्निक किसी भी ऑर्डिनरी आइटम के ऊपर की अपीयरेंसेस को चीरकर उसकी असलियत और ट्रू एसेंस दिखा सकती है, जो खजाना ढूंढने के लिए परफेक्ट है। जैसे ही वो मार्केट को स्कैन करता है, उसकी नजर एक कोने में पड़े पत्थर पे पड़ती है और वो हैरान हो जाता है। एक वाइटैलिटी पिल, ये एक बहुत रेयर आइटम है जो कल्टीवेटर्स को ग्रैंड मास्टर रेल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है। मार्केट में 1 बिलियन देने पर भी इसके मिलने की गारंटी नहीं होती। फुगुई, जिसे ये सब नहीं दिख रहा, एक चमकदार पर्पल पत्थर उठाकर एक्साइटमेंट में कहता है, देखो ये पर्पल वाला कितना सुंदर है, ब्रदर फैन इसे ले लो और सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट कर देना, वो खुश हो जाएंगी। लेकिन ये फैन का पूरा ध्यान उस छुपे हुए वाइटैलिटी पिल पर होता है। वो सोचता है कि 5 साल पहले ब्रदर वैंग ग्रैंड मास्टर रेल में पहुंचने ही वाला था, लेकिन अभी तक वो उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। ये वाइटैलिटी पिल उसके लिए परफेक्ट रहेगी, इससे वो अपना बॉटलनेक तोड़ पाएगा। ये फैन अपनी चालाकी दिखाता है और जानबूझकर वो काले बेकार दिखने वाले पत्थर जिसमें वो पिल छुपी है, उसे उठाकर बच्चे की तरह जिद करते हुए बोलता है, नहीं ये वाला पत्थर घर ले जाने के लिए बढ़िया रहेगा, बिल्ली इसके साथ खेलेगी, मुझे ये चाहिए। शॉपकीपर, जो उन्हें बेवकूफ समझ रहा था, ये मौका देखकर लपक लेता है और बोलता है, अरे वाह, आपकी पसंद तो अलग है, अगर तुम कोई और महंगा पत्थर खरीदोगे तो मैं तुम्हें ये वाला फ्री में दे दूंगा। दुकानदार मन ही मन हंसता है, ये तो बस एक कबाड़ है जो हम टेबल के पाए को सहारा देने के लिए यूज करते हैं, इस इडियट को लूटने का मस्त मौका है। ये फैन तुरंत मान जाता है, ठीक है फिर वो वाला और ये वाला दोनों पैक कर दो, ब्रदर वैंग पैसे दो। फुगुई थोड़ा हिचकिचाता है और समझाता है, ब्रदर फैन मेरा वाला खरीदना तो ठीक है, पर उस बेकार पत्थर को भूल जाओ, वो कचड़ा है, अगर तुम वो घर ले गए तो सिस्टर इन लॉ पक्का गुस्सा करेंगी। फुगुई को ये फैन की हरकतों पर फिर से शक होने लगता है, क्या मैं गलत था? क्या ब्रदर फैन सच में अभी भी स्टूपिड है? ये फैन इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहता है, क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? फुगुई घबरा जाता है, अरे मेरी क्या मजाल, ठीक है शांत हो जाओ, मैं अभी खरीदता हूं। पैसे देने के बाद ये फैन खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात, ये लो, ये काला पत्थर तुम्हारे लिए है ब्रदर वैंग। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से किसी की आवाज आती है, जो वहां खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना? लगता है ये फैमिली के दुश्मन ने एक पावरफुल एक्सपर्ट को हायर किया है जो ऑलमोस्ट मार्शल वेनरेबल रियल्म पर है, ताकि वो ये फैमिली का पूरी तरह से नामो निशान मिटा सके। ये सुनते ही ये फैन के होश उड़ जाते हैं, उसका चेहरा शॉक से भर जाता है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, क्या? और गाइस, चैप्टर यहाँ पे ही खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हो सभी और आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, ये फैन और वैंग फुगुई अभी बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से किसी की आवाज आती है। क्या तुमने सुना?
लगता है ये फैमिली के दुश्मन ने एक पावरफुल एक्सपर्ट को हायर किया है जो पावर में ऑलमोस्ट मार्शल वेनरेबल लेवल पर है, ताकि वो ये फैमिली को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सके। ये सुनते ही ये फैन के होश उड़ जाते हैं, उसका चेहरा शॉक से भर जाता है। क्या? और आगे से वो अननोन बंदा ये फैमिली की इंसल्ट करते हुए अपनी बात कंटिन्यू रखता है। कितनी बेचारी हालत है ये फैमिली की। इनके अचीवमेंट्स इतने महान थे कि किसी टाइम पे ये सबके लिए डेंजर बन गए थे, लेकिन एंड में क्या मिला? इनकी लक बस यही थी कि ये पूरी तरह से वाइप आउट कर दिए जाए। ये कड़वी बातें सुनकर ये फैन बाहर से तो काम दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा होता है। वो मन में सोचता है, क्या ये लोग इतनी जल्दी अपना मूव चलने वाले हैं? इन्हें लगता है ये जीत जाएंगे, लेकिन अब जब मैं एक्टिव हो चुका हूं तो उस मास्टरमाइंड का कोई भी प्लान वर्क नहीं करने वाला। वैंग फुगुई ये सब नोटिस करता और परेशानी से पूछता है, ब्रदर फैन क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? लेकिन ये फैन तुरंत अपने पागल वाले ड्रामे पे वापस आ जाता है। वो वही पिल वाला स्टोन आगे करता और एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, जल्दी देखो ब्रदर वैंग, तुम्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। फुगुई कंफ्यूजन में आ जाता है। हाँ? वो देखता है कि ये फैन उसे वही स्टोन खिलाने की कोशिश कर रहा है जो उसी के पैसों से खरीदा था। फुगुई घबराते हुए कहता है, ब्रदर फैन ये एक स्टोन है, ये कोई कैंडी नहीं है जो मैं इसे खा लूं। मैं इसे नहीं खा सकता ब्रदर। पर ये फैन कहाँ सुनने वाला था। वो बच्चों जैसी जिद करने लगता है, तुम्हें ये खाना ही होगा, अभी के अभी खाओ इसे। और ये बोलते ही वो जबरदस्ती वो स्टोन फुगुई के मुंह में ठूसने लगता है। फुगुई बेचारा चिल्लाने की कोशिश करता है, ब्रदर फैन मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी फुगुई उस स्टोन को बाइट कर लेता है, जिससे क्रैक की आवाज आती है। जैसे ही वो स्टोन ब्रेक होता है, फुगुई की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हक्का बक्का होकर चिल्लाता है, होली स्मोक्स, ये तो सच में टूट गया। भाई साहब, इसके अंदर तो एक वाइटैलिटी पिल छुपी हुई थी। फुगुई उस पिल को हाथ में लेकर उसकी पावर फील करता है और शॉक में बोलता है, इस पिल के साथ ग्रैंड मास्टर रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 70% बढ़ गए हैं और मार्शल वेनरेबल रेल्म तक पहुंचने के चांसेस भी सीधा 50% इंक्रीज हो गए हैं। वो हैरानी से ये फैन को देखता है, लेकिन इतनी महंगी पिल एक मामूली स्टोन के अंदर कैसे हाइड हो सकती है? ये फैन वहां साइड में खड़ा होकर ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो बोर होने की एक्टिंग करते हुए कहता है, कितना बोरिंग है यार, मुझे तो खाने के लिए कुछ टेस्टी मिला ही नहीं। फुगुई उसे डाउट की नजरों से देखता है, ब्रदर फैन तुम सच में? उसे लगने लगता है कि शायद ये फैन ड्रामा कर रहा है, लेकिन तभी ये फैन का फोन बजता है। ये फैन फोन उठाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से शाओ हाउ की आवाज आती है। डिवाइन डॉक्टर, ये मैं हूं। मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूं, क्या आप अभी फ्री हैं? ये फैन मन में सोचता है, ये शाओ हाउ है, इसे मेरी असली सिचुएशन पता है। अगर ये मुझे किसी से मिलवाना चाहता है तो वो इंसान पक्का कोई बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होगा। बाहर से वो बच्चों की तरह हैप्पी होकर चिल्लाता है, ये वैसे भी मुझे भूख लगी थी। सीन शिफ्ट होता है हाफ आवर बाद रॉयल ग्रैंड होटल में। इधर आते ही ये फैन और वैम फुगुई सीट पर बैठ जाते हैं और साथ में स्या हाउ भी बैठा होता है। तभी ये फैन एक्साइटेडली चिल्लाता है, ये चलो खाना खाते हैं। और ये देख के फुगुई कहता है, ब्रदर फैन। और तभी स्या हाउ जिन बंदों के साथ मिलाने वाला था उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। यंग मास्टर, ये मैं इनसे मिलवाता हूँ। ये दोनों स्या फैमिली के खास मेंबर्स हैं। और वो इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, लेकिन इधर ये फैन ने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया होता है। वो मुंह भर के बोलता है, ये वाला तो बड़ा टेस्टी है। स्या हाउ एक आदमी की तरफ इशारा करता है, ये ली हू है। अगर कभी भी आपको ऐसे काम में मदद चाहिए जो डार्क में रखना बेहतर हो तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। आगे हमें पता चलता है कि लीहू कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि यून सिटी के अंडरवर्ल्ड का गॉड फादर है। लीहू रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है और कहता है, लीहू का यंग मास्टर ये को सलाम। आज से आपका हर कमांड मेरे लिए आदेश है। इसके बाद स्या हाउ दूसरे पर्सन की तरफ इशारा करता है। ये सुन चियान है, यून सिटी के गवर्नर जनरल। ऑफिशियल और गवर्नमेंट मैटर्स को इनसे बेहतर कोई नहीं समझता। सुन चियान भी फुल रिस्पेक्ट के साथ कहता है, अगर यंग मास्टर ये को कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं सुन चियान बिना सोचे अपना सब कुछ लगा दूंगा। माहौल थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन तभी ये फैन जोर से हंसता है, हा अंकल स्या, आपको पता है फुगुई ने आज एक स्टोन खाया, सचमुच। स्या हाउ ऑकवर्ड होके हंसता है, हा। लेकिन सुन चियान जो कि एक क्लेवर गवर्नर है, वो साइलेंट होकर ये फैन को ऑब्जर्व करता है। वो मन में सोचता है, ये फैमिली का ये यंग मास्टर तो पूरा स्टूपिड बन चुका है, फिर भी मिस्टर स्या इसे इतनी इज्जत दे रहे हैं। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। लगता है मुझे ये फैमिली को फिर से जज करना पड़ेगा। फुगुई बात संभालते हुए कहता है, मिस्टर स्या, मेरे ब्रदर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी तरफ से मैं आपका ये फेवर याद रखूंगा। अगर ब्रदर को कभी जरूरत पड़ी तो मैं इन दोनों जेंटलमैन से मदद जरूर मांगूंगा। स्या हाउ मुस्कुराता है, हा बहुत बढ़िया। तभी फुगुई ये फैन का मुंह साफ करते हुए बोलता है, ब्रदर फैन रुको, मैं तुम्हारा मुंह साफ कर देता हूं। ये फैन अभी भी खाने में लगा हुआ कहता है, मुझे वो वाला भी खाना है। अचानक लीहू के फोन पर एक मैसेज आता है और उसका मूड खराब हो जाता है। वो घबरा के बोलता है,
यंग मास्टर ये प्रेसिडेंट स्या, गड़बड़ हो गई है। मेरे आदमी ने अभी खबर दी है कि वू लाओ लैंग ने अपनी पूरी गैंग को बुला लिया है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग मिस सू इक्सवे पर अटैक करने के लिए निकल चुके हैं। ये सुनते ही बूम, वहां का माहौल पल भर में बदल जाता है। ये फैन जो अब तक बचपना कर रहा था अचानक सीरियस हो जाता है। उसके अंदर से एक डेंजरस ऑरा निकलता है जो पूरे रूम को हिला देता है। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। ये फैन गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो कमीने, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की। ये देख के फुगुई की भी हालत खराब हो जाती है। वो मन में सोचता है, क्या ब्रदर फैन अभी भी ड्रामा कर रहे हैं? लेकिन ये पावर, ये तो हद से ज्यादा है। वो डर के मारे बस धीरे से बोल पाता है, ब्रदर फैन। तभी ये फैन को रियलाइज होता है कि वो कैरेक्टर से बाहर आ गया है। वो तुरंत वापस अपनी एक्टिंग शुरू करता है और एकदम से मैडनेस दिखाते हुए भागने लगता है। मेरी वाइफ को बचाओ, मैं जा रहा हूं अपनी वाइफ इक्सवे को बचाने। फुगुई चिल्लाता है, ब्रदर फैन रुको। स्याहाओ समझ जाता है कि टाइम कम है। वो तुरंत ऑर्डर देता है, सब लोग अभी के अभी निकलो, मिस सू की सेफ्टी हर कीमत पर होनी चाहिए। ये बात सुन के सभी एक साथ कहते हैं, यस सर। सीन शिफ्ट होता है सू यक्षुए की तरफ, जहां सड़क पर मौत का खेल चल रहा था। सू यक्षुए की कार फुल स्पीड में भाग रही थी और पीछे गुंडों की कार साई की तरह उनका पीछा कर रही थी। कार के अंदर का माहौल डर से भरा हुआ था। ड्राइवर पसीने से भीगा हुआ स्टीयरिंग घुमाते हुए चिल्लाता है, मिस, ये लोग तो बिल्कुल चिपक के पीछे आ रहे हैं। पीछे की सीट पर सू यक्षुए बैठी थी। उसकी हालत खराब थी, बॉडी पर चोटें आई थीं और कपड़े फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक आग थी। वो अपने फटे हुए कपड़ों को कसकर बांधते हुए पक्के इरादे के साथ कहती है, कार मत रोकना, भले ही आज मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इन कुत्तों के हाथ लगकर अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी धड़ाम, पीछे से गुंडों की कार ने उन्हें जोर से टक्कर मारी। कार बुरी तरह हिल गई। ड्राइवर बैलेंस बनाते हुए गुस्से में चीखता है, शिट, डैम इट, ये लोग तो सीधा हमें कुचलने पर उतर आए हैं। दुश्मन को हावी होता देख ड्राइवर अचानक कार को एक सुनसान और पतली गली की तरफ मोड़ देता है ताकि वो उनसे बच सके। कार तेजी से उस गली में घुसती है, लेकिन सामने रास्ता बंद था। दूसरा बॉडीगार्ड आगे इशारा करता है और तभी ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और घबरा के चिल्लाता है, गड़बड़ हो गई, आगे तो डेड एंड है, रास्ता बंद है। तभी एक बॉडीगार्ड की नजर साइड में पड़ती है। वहां देखो, साइड में एक पतली सी पगडंडी है, लेकिन कार वहां से नहीं जा सकती। फैसला लेने का वक्त नहीं था। बॉडीगार्ड्स तुरंत सू यक्षुए की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, मिस, आप उस रास्ते से निकल जाइए, हम यहीं रुककर इन्हें रोकेंगे और आपको कवर देंगे। सू यक्षुए ये सुनकर रुकती है। वो अपने लोगों को मौत के सामने नहीं छोड़ना चाहती थी। वो मना करते हुए कहती है, नहीं, वो लोग गिनती में बहुत ज्यादा है, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस होगा। लेकिन बॉडीगार्ड कहता है, मिस, सू फैमिली ने हम पर बहुत एहसान किए हैं, आज वक्त आ गया है कि हम वो एहसान चुका दें। एक बॉडीगार्ड गुंडों की तरफ पोजीशन लेता है, जबकि दूसरा सू यक्षुए को कहता है, जल्दी जाइए मिस, अभी। सू यक्षुए की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो जानती है कि रुकना बेवकूफी होगी। वो भागते हुए पीछे मुड़कर देखती है, तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं जाते ही मदद भेजूंगी। तीसरा बॉडीगार्ड उसे उस पतले रास्ते की तरफ ले जाते हुए कहता है, मिस, इस तरफ, जल्दी कीजिए। वो बस निकलने ही वाले होते हैं कि तभी कचक, एक तेज आवाज आती है और सू यक्षुए के बगल में खड़े बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक हो जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। सू यक्षुए शौक में वहीं जम जाती है। उसके सामने दो गुंडे निकल कर आते हैं। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। एक गुंडा हंसता है। दूसरा गुंडा अपना वेपन दिखाते हुए कहता है, भागना चाहती हो, कोई फायदा नहीं, रास्ता बंद है बेबी। इधर सू यक्षुए सामने दुश्मनों को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। वो बेबस होकर पीछे हटने लगती है। वो गुंडा आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से सू यक्षुए का बचा हुआ बॉडीगार्ड चिल्लाता है, मिस को जाने दो। लेकिन इधर आगे वाले वो दो गुंडे कहां गए पता नहीं चला। तभी पीछे से एक भारी और रौबदार आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? सामने से गुंडों की एक बड़ी फौज आती है। उनके बीच में खड़ा था यून सिटी के अंडरवर्ल्ड का बादशाह वू लाओ लैंग। वो गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्लाता है, सिर्फ 3 लोग हैं और तुम इतने सारे होकर भी इन्हें अब तक खत्म नहीं कर पाए। टाइम वेस्ट करना बंद करो, सब एक साथ हमला करो। वू लाओ लैंग का ऑर्डर मिलते ही सारे गुंडे बचे हुए बॉडीगार्ड्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें जमीन पर दबा देते हैं। अब सू यक्षुए बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वू लाओ लैंग धीरे धीरे चलता हुआ सू यक्षुए के पास आता है। उसकी आंखों में हवस और दरिंदगी थी। वो कहता है, मिस सू, तड़पना बंद करो। अगर तुम राजी खुशी मेरे साथ थोड़ा मजा करोगी तो मैं तुम्हें कम से कम एक आसान मौत तो दे ही दूंगा। उसका एक चेला कंफ्यूजन में पूछता है, बॉस, ऊपर से तो ऑर्डर आया था कि इस औरत को जान से मार देला है। वू लाओ लैंग एक गंदी हंसी के साथ जवाब देता है, उन्होंने ये भी कहा था कि सू यक्षुए को जलील करना और तड़पाना एक बड़ी अचीवमेंट होगी, तो क्यों ना पहले थोड़ा खेल लिया जाए। लेकिन इधर सू यक्षुए के हाथ में कहीं से एक वेपन आ जाता है। वो उस वेपन को अपने गले पर रखते हुए बोलती है,
मेरे पास मत आना। तुम जैसे घटिया आदमी को छूने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। चेला गुंडा आगे बढ़ता है। साली 2 कौड़ी की औरत, तुझे जो ऑफर मिल रहा है उसकी कदर नहीं है। बॉस रुकिए, मैं इसे पकड़ता हूं। वो गुंडा जैसे ही सू यक्षुए को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी खशाक एक तेज धार चलती है। सू यक्षुए ने उस वेपन से बिजली की तेजी से उस गुंडे का हाथ काट दिया। गुंडा दर्द से चिल्लाता है, आह! तुम्हें मार्शल आर्ट्स कैसे आती है? और इधर सू यक्षुए उस गुंडे का हाथ काटने के बाद खुद भी हैरान रह जाती है। वो अपनी तलवार को देखती है और मन में सोचती है, मेरी स्पीड और ताकत अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी उसे वो रात याद आती है जब वो ये फैन के साथ थी। उसे एहसास होता है, सही कहा, जब से मैं शाओ फैन के साथ इंटीमेट हुई हूं, मेरी बॉडी में एक अजीब सी गर्म एनर्जी फील होती है। क्या उस एनर्जी ने सच में मेरी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन को इंप्रूव करने में मदद की है? ये सोचकर उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। अगर मैं सिर्फ इतने से ही इतनी स्ट्रांग हो गई हूं, तो शाओ फैन कितना स्ट्रांग होगा? क्या वो सच में पागल होने का नाटक कर रहा है? लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। सू यक्षुए अपनी तलवार को कसकर पकड़ती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है। सामने खड़ा बॉस गुंडा वू लाओलांग गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने आदमियों पर चिल्लाता है, भाइयों अब सोचो मत, इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए, इसे यहीं खत्म कर दो। उसका ऑर्डर मिलते ही सारे गुंडे आगे बढ़ने लगते हैं। सू यक्षुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कोई मेरे पास मत आना। लेकिन इस बार दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एक गुंडा आता है और सू यक्षुए के हाथ पर जोर से वार करता है। क्लैंग! उसकी तलवार हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। अब सू यक्षुए निहत्थी थी। सारे गुंडे उसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं और अपनी तलवारें हवा में उठा लेते हैं, उसे एक ही बार में काटने के लिए। मौत को इतने करीब देखकर सू यक्षुए की आंखें बंद हो जाती हैं। वो आखिरी बार अपने प्यार को याद करती है। अलविदा शाओ फैन! एक गुंडा अपनी तलवार पूरी ताकत से नीचे लाता है। सब खत्म होने ही वाला था कि तभी यहाँ पे ये फैन चिल्लाता हुआ आता है, वाइफ डरो मत, तुम्हारा पति तुम्हें बचाने आ गया है। ये फैन अपनी बाइक को सीधा उन गुंडों के बीच में घुसा देता है। धड़ाम धड़ाम गुंडे बॉलिंग पिन्स की तरह हवा में उड़ जाते हैं और जो गुंडा सू यक्षुए को मारने वाला था उसे तो बाइक ने सीधा उड़ा दिया। सू यक्षुए अभी भी शॉक में थी। डर के मारे वो कांप रही थी। लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि उसका पागल पति ये फैन उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ा है। ये फैन तुरंत सू यक्षुए को अपनी बाहों में भर लेता है और बड़े प्यार से पूछता है, वाइफ क्या तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डर के मारे मार ही डाला था। सू यक्षुए को यकीन नहीं होता। वो रोती हुई आवाज में बोलती है, शाओ फैन, क्या मैं सपना देख रही हूँ? फिर उसे ये फैन की एंट्री और पावर याद आती है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। शाओ फैन, तुम ठीक हो गए हो ना? ये तो कमाल हो गया, अब ये फैमिली बच जाएगी। ये फैन एक पल के लिए सीरियस हो जाता है। वो मन में अफसोस के साथ सोचता है, माफ करना यक्षुए वाइफ, मैं अभी तुम्हें सच नहीं बता सकता। और अगले ही पल वो वापस अपने भोले रूप में आ जाता है। वो अनजान बनते हुए पूछता है, यक्षुए वाइफ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सू यक्षुए कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से बॉस गुंडा वू लाओलांग उठता है। वो गुस्से से पागल हो चुका था और हाथ में बड़ा सा खंजर लेकर ये फैन की तरफ दौड़ता है। जल्दी करो, हमला करो, इन्हें जान से मार दो। ये फैन की नजर उस पर पड़ती है। वो वहीं पड़ी एक तलवार उठाता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की? तुम सब गंदे लोग हो। और वो अटैक कर देता है। और इधर बॉस गुंडा भी पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन ये फैन का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिससे बॉस की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि बॉस कुछ समझ पाता, ये फैन उसका गला पकड़ लेता है और हवा में उठा देता है। वो गुस्से में उसे घूरने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चों के जैसे उस गुंडे को घुमाने लगता है और बोलता है, भागो यहां से, तुम बुरे लोग यहां से दफा हो जाओ। लेकिन उसकी पकड़ में मौत जैसी ताकत थी। वो आगे कहता है, मेरी वाइफ को तंग करने की यही सजा मिलती है, ये लो। ये बोलते ही ये फैन उसे जोर से पटक देता है। ये नजारा देखकर बॉस के बाकी चमचे वहीं जम जाते हैं। उनके चेहरों पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उन्होंने सोचा था ये एक मामूली पागल है, लेकिन ये तो यमराज निकला। और इधर सू यक्षुए अभी भी ये देखकर शौक में थी। उसके मुंह से बस धीरे से निकलता है, शाओ फान। तभी पीछे से भागते हुए वैंग फुगुई और लीहू वहां पहुंचते हैं। फुगुई सांस फूलते हुए चिल्लाता है, ब्रदर फैन, इतना तेज मत भागा करो यार। लेकिन जब वो वहां का नजारा देखता है, हर तरफ गुंडे पड़े हुए और ये फैन का वो डोमिनेटिंग रूप, तो वो हक्का बक्का रह जाता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? फुगुई के दिमाग की घंटी बजती है। वो मन में सोचता है, क्या ब्रदर फैन ने भाभी के सामने अपना सच उगल दिया? ये कैसे हो सकता है? अभी तो वक्त सही नहीं था। लेकिन सू यक्षुए, जो अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में थी, वो रोती हुई कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। इनकी याददाश्त वापस नहीं आई है। वो तो बस मुझे खतरे में देखकर अपने जानवरों वाले इंस्टिंक्ट से मुझे बचाने लग गए। ये सुनकर फुगुई राहत की सांस लेता है और तुरंत नाटक करते हुए कहता है, वाह अमेजिंग, क्या मूव था ब्रदर फैन, मान गए। ये फैन फुगुई को घूरता है और धीरे से इशारा करते हुए कहता है, अब बकवास बंद कर और वो काम कर जो मैं खुद अभी नहीं कर सकता, समझ रहा है ना? फुगुई तुरंत इशारा समझ जाता है। वो अपने सीरियस मोड में आता है और एक जिंदा बचे गुंडे को कॉलर से पकड़कर उठा लेता है। वो दहाड़ता है, बोल, मेरी भाभी के पीछे किसे भेजा था? किसने ऑर्डर दिया था तुझे? ये फैन मन में मुस्कुराता है, चलो लड़का समझदार है। डर के मारे वो गुंडा सब कुछ उगल देता है।
वो वैंग फैमिली का यंग मास्टर वैंग था। उसी ने वू लाओ लांग को मिस सू का शिकार करने का ऑर्डर दिया था। उसने कहा था कि वो बंदरों को डराने के लिए मुर्गी को मारना चाहता है। मैं तो बस एक छोटा सा गुंडा हूं, प्लीज मुझे मत मारो। ये सुनते ही ये फैन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो मन में कैलकुलेशन करने लगता है। वांग फैमिली, मतलब वो लोग प्रोविंशियल कैपिटल की ल्यू फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। क्या ल्यू फैमिली ने ये चाल इसलिए चली ताकि दूसरी शाह फैमिली खड़ी ना हो सके और ये फैमिली पूरी तरह मिट जाए? उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। लगता है जाओ फैमिली को गिराना इनके लिए काफी नहीं था। तभी सुइक सुए की कमजोर आवाज आती है, श्याओ फान। और फिर सुइक सुए ये फैन के ऊपर गिर पड़ती है, लेकिन ये फैन तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है, युइक सुए, मेरी वाइफ, तुम ठीक तो हो ना? तभी सुइक सुए जैसे तैसे कहती है, बचाओ, कैप्टन जाओ और बाकियों को बचाओ, वो लोग अभी भी वहां है। ये फैन तुरंत फुगुई और ली हू को ऑर्डर देता है, जल्दी करो, इन सबको तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। फुगुई चिल्लाता है, रॉजर दैट। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के कमरे में। कैप्टन जाओ डाटू, जो सू यक्षे के बॉडीगार्ड टीम का कैप्टन है, होश में आता है। और होश में आते ही उसने कहा, मिस। ये फैन वहां उसके बेड के पास ही खड़ा था और कहता है, यक्षे ठीक है, बस थोड़ी डरी हुई है, तुम आराम करो। जाओ डाटू एक गहरी सांस लेता है, शुक्र है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर ये फैन पर पड़ती है। वो ये फैन के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को देखकर दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यंग मास्टर, आप अब पागल नहीं है? तभी ये फैन सीरियस होकर कहता है, मैं ठीक हो चुका हूं, लेकिन ये बात सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा ये राज अपने तक ही रखोगे। जाओ डाटू बिना एक पल गवाए जवाब देता है, बेफिक्र रहिए यंग मास्टर, मैं कसम खाता हूं ये राज मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएगा। ये फैन खुश होकर कहता है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी घायल हो, तुम वफादार हो और मुझे यक्षे की सुरक्षा के लिए तुम जैसे ही भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। फिर ये फैन आगे बढ़ता है और अपनी उंगलियां जाओ की तरफ करता है। तुम्हारी वफादारी के बदले मैं तुम्हें मार्शल रेल्म में एंटर करने में मदद करूंगा। जैसे ही ये फैन अपनी उंगली जाओ के शरीर पर रखता है, एक जबरदस्त एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू होती है। जाओ डाटू को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर आग लग गई हो। वो दर्द और पावर के मारे चिल्लाता है, आह, ये तो बहुत गर्म है। जाओ डाटू का शरीर पूरा कांप रहा होता है, लेकिन जब एनर्जी शांत होती है तो वो अपनी बॉडी को देखता है और हैरान रह जाता है। मेरी चोटें, वो तो पूरी तरह से गायब हो गई हैं। ये कैसे हुआ? ये फैन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल, तुम अब मार्शल रेल्म में कदम रख चुके हो। अब तुम एक मामूली इंसान नहीं रहे। आज से ग्रेट शिया में तुम्हें लोगों के बीच एक असली एलीट माना जाएगा। ये सुनकर जाओ डाटू तुरंत जमीन पर घुटने टेक देता है, उसका सिर सम्मान से झुक जाता है। शुक्रिया यंग मास्टर, ये मैं कसम खाता हूं, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं मिस यक्षे की हमेशा हिफाजत करूंगा। ये फैन अपनी जेब से एक दवा की शीशी निकालकर उसे देता है और कहता है, ये पिल्स तुम्हारे शरीर को और मजबूत बनाएंगी और तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेंगी। अपना फर्ज अच्छे से निभाओ और तुम्हें इनाम की कोई कमी नहीं होगी। अब सीन शिफ्ट होता है सू फैमिली के मैंशन में, जहां ये फैन के दुश्मन बाप बेटे की जोड़ी परेशानी में थे। और ये सीन हमने पहले भी देखा है, लेकिन अभी और एक बार दिखाया जा रहा है, तो हम देख लेते हैं। इधर सू डोंग, जो ये चैंग फेंग का अडॉप्टेड ग्रैंडसन है और सू फैमिली का बड़ा बेटा है, गुस्से में चिल्लाता है, डैड, जाओ फैमिली अचानक से खत्म हो गई। हमने रातों रात अपना सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर खो दिया। वो डर और गुस्से में आगे बोलता है, जाओ फैमिली के सपोर्ट के बिना मुझे डर है कि हम अकेले ये फैमिली को नहीं गिरा पाएंगे। उसका बाप सू जियान, जो ये चैंग फैंग का अडॉप्टेड बेटा और सू फैमिली का हेड है, गहरी सोच में डूबा हुआ कहता है, कंपनी के पुराने एल्डर्स अभी भी ये चैंग फैंग के वफादार हैं और हमारे एलाइज के पास ये ग्रुप में अभी इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ बड़ा कर सकें। सू डोंग एक खौफनाक आइडिया देता है। उसकी आंखों में मौत चमक रही थी। क्यों ना हम सीधा किसी को पैसे देकर उस बूढ़े यानी ये चैंग फैंग और उस घर के पागल ये फैन को मरवा दें। वो एक्साइटमेंट में आगे बोलता है, मैंने सुना है कि यून सिटी में फैन ये नाम का एक नया ग्रैंड मास्टर लेवल का एक्सपर्ट आया है। अगर हम सही कीमत दें तो मुझे यकीन है वो जरूर ये काम करेगा। सू जियान बोलता है, एक ग्रैंड मास्टर? लेकिन वो आगे परेशान होकर पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है इससे हम पकड़े नहीं जाएंगे? भूलो मत, यू लिंग लोंग और सू यक्षे का ग्रुप भी ये फैमिली को सपोर्ट करता है। अगर हम मुसीबत में फंसे तो बहुत बुरा होगा। सू डोंग शैतानी हंसी के साथ कहता है, फिक्र मत कीजिए डैड, उस फैन ये की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। वो पक्का हमारी मदद करेगा उनका सफाया करने में। वापस हॉस्पिटल में ये फैन के फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। डिंग! मैसेज फ्लैश होता है, मास्टर फैन, ये आपके लिए एक नया टास्क है।
ये फैन फोन देखता है और हैरान होता है। किसी ने इतनी जल्दी मेरी ये फैनिये वाली आइडेंटिटी ट्रैक कर ली। लेकिन जब वो मैसेज पढ़ता है तो उसकी आंखें गुस्से से फट जाती हैं, उसके अंदर की आग भड़क उठती है। ये लोग मुझे और मेरे ग्रैंडपा को मारना चाहते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई? मिशन की डिटेल्स थीं। टारगेट ये फैमिली के ये चैंग फैंग और ये फैन को मारना। कंडीशन क्लाइंट खुद असैसिन से मिलेगा और अपनी आंखों के सामने उनकी मौत देखेगा। वक्त आधी रात। जगह यून सिटी के सेंट्रल ब्रिज के नीचे। इनाम 1 बिलियन। ये फैन के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। वो मन में सोचता है अब वक्त आ गया है एक और हिसाब बराबर करने का। सीन शिफ्ट होता है केटीवी क्लब में। इधर क्लब के अंदर वैंग फैमिली का बड़ा बेटा वैंग चाओ दोनों लड़कियों के साथ बैठा मजे कर रहा था। तभी उसके पास एक बंदा आता है और डरते हुए रिपोर्ट करता है, यंग मास्टर वैंग, वू लाओलांग फेल हो गया। सू एक स्वे को वो नहीं मार पाया। उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और वू लाओलांग खुद वहीं मारा गया। और ये बात सुन के वैंग चाओ गुस्से में आ जाता है और टेबल को लात मारते हुए गुस्से में कहता है, वू लाओलांग मर गया। बेकार आदमी, इतने सारे लोग मिलकर एक औरत को नहीं मार पाए। तभी वो बंदा कांपते हुए आगे बताता है, ऐसा लगता है कि ये फैन ने बीच में आकर वू लाओलांग को मार डाला। वैंग चाओ चौंक जाता है, ये फैन? वो पागल फैन किसी काम का नहीं है, उसकी चिंता मत करो। सू फैमिली पर प्रेशर बनाए रखो, वरना मैं प्रोविंशियल कैपिटल ल्यू फैमिली के लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक अनजान आदमी अंदर आता है। ये देखकर वैंग चाओ गुस्से में चिल्लाता है, कौन है बे तू? अंदर किसने आने दिया तुझे? सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ये फैन था, जिसने अपना चेहरा बदल रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो एक कॉन्फिडेंस भरी स्माइल के साथ कहता है, यंग मास्टर वैंग, मैं खुद अपनी मर्जी से यहां आपकी मदद करने आया हूं। और ये फन की बात सुन के वॉन्ग चाओ गुस्से में पागल हो रहा होता है। वो चिल्लाता है, कहाँ मर गए मेरे आदमी? इस आदमी को घसीट के यहां से बाहर फेंको। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? लेकिन ये फन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और ठंडे दिमाग से बोलता है, तुम्हारे वो आदमी जो बाहर खड़े थे, मैंने उन सबको ऑलरेडी निपटा दिया है। अब कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर वॉन्ग चाओ हक्का बक्का रह जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। क्या? ये सब क्या चल रहा है? कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? ये फन धीरे से आगे बढ़ता है और एक ईवल स्माइल के साथ कहता है, यंग मास्टर वॉन्ग, डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहां तुम्हारी हेल्प करने आया हूं, सू फैमिली को खत्म करने के लिए। और फिर आगे जाता है और सोफा पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाता है। वॉन्ग चाओ कंफ्यूजन में उसे देखता है। ये फन आगे बोलता है, तुमने शायद मेरा नाम सुना होगा, मैं फन ये हूं। वॉन्ग चाओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फन ये? वो ग्रैंड मास्टर लेवल का एक्सपर्ट जिसने अकेले दम पर पूरी जाओ फैमिली का सफाया कर दिया था। वॉन्ग चाओ का डर तुरंत खुशी में बदल जाता है। उसे लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई है। वो एक्साइटेडली कहता है, मास्टर फन, ये तो कमाल हो गया। अगर आप हमारी मदद करने को तैयार हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो चौड़ में आकर बोलता है, बोलिए मास्टर, आपको क्या कीमत चाहिए? जो मांगोगे वो मिलेगा। ये फन सीधा पॉइंट पर आता है, 2 बिलियन। वो आगे ऐड करता है, इतने में मैं सू फैमिली को इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दूंगा। वॉन्ग चाओ की हंसी रुक जाती है। वो थोड़ा हिचकिचाता है। 2 बिलियन? ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। वो मन में कैलकुलेशन करता है। वॉन्ग फैमिली के टोटल एसेट्स 10 बिलियन के हैं, लेकिन हमारे पास इतना लिक्विड कैश फ्लो नहीं है। और ये बात सुन के ये फन गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारे पास 2 बिलियन नहीं है, फिर भी तुम मुझसे सू फैमिली को खत्म करवाना चाहते हो? क्या तुम एक ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट की इंसल्ट कर रहे हो? वॉन्ग चाओ की हालत खराब हो जाती है। वो गिड़गिड़ाता है, मास्टर प्लीज गुस्सा मत होइए, मेरी ऐसी हिम्मत कहां। वॉन्ग चाओ का दिमाग तेजी से चलता है। वो सोचता है, प्रोविंशियल कैपिटल के मिस्टर ल्यू ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम सू फैमिली को गिरा दें तो उनके सारे एसेट्स वॉन्ग फैमिली को मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो 2 बिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिर उसे डर लगता है, पर अगर ल्यू फैमिली ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो या फिर इस फन ये ने पैसा लेने के बाद हमारे साथ भी वही किया जो जाओ फैमिली के साथ किया था तो? वॉन्ग चाओ फैसला करता है कि यहां से निकलना ही बेहतर है। मास्टर, ये तो हमारी वॉन्ग फैमिली के लिए ऑनर की बात है कि आप जैसा एक्सपर्ट हमारे साथ है। मैं अभी घर जाकर तुरंत मनी का इंतजाम करता हूं। ये बोलते ही वो भागने लगता है, मन में सोचते हुए, भाग लो बेटा, मौका मिलते ही निकल लो। ये फन एक मामूली सी प्लास्टिक स्ट्रॉ निकालता है और उस प्लास्टिक स्ट्रॉ को एक डेडली वेपन की तरह वॉन्ग चाओ की तरफ फेंक मारता है। स्विश! वो स्ट्रॉ गोली की रफ्तार से जाती है और वॉन्ग चाओ के कान के बिल्कुल पास से होकर नीचे जमीन में धंस जाती है। ये देखकर वैंग चाओ की सांसें अटक जाती हैं। वो कांपते हुए स्ट्रॉ को देखता है और सोचता है, ये क्या भला है? एक प्लास्टिक स्ट्रॉ? उसे समझ आ जाता है कि वो मौत के मुंह में खड़ा है। वो तुरंत माफी मांगता है, मास्टर, मुझसे गलती हो गई मास्टर, मैं गलत था। तो इस पे आगे से ये फैन ठंडे लहजे में बोलता है, गुड, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ
और दोबारा बैठ जाता है सोफा में। और फिर आगे वो ड्रिंक उठाता है और ऑर्डर देता है, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं, यहीं के यहीं मनी का इंतजाम करो। और आगे वो ड्रिंक पीने लगता है स्ट्रॉ से, लेकिन दूसरे हाथ में भी एक और स्ट्रॉ पकड़ा होता है और घुमा रहा होता है। और ये देख के वैंग चाओ की हालत पतली हो जाती है और वो डरते हुए कहता है, जी जी मास्टर, मैं अभी करता हूं। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और अपने डैड को कॉल लगाता है। जैसे ही कॉल उठता है वो चिल्लाता है, डैड जल्दी से मुझे मनी ट्रांसफर कीजिए, 2 बिलियन। उधर से शायद सवाल पूछे जाते हैं तो वैंग चाओ घबरा के बोलता है, मैंने उस ग्रैंड मास्टर एक्सपर्ट फैन ये को हायर किया, प्लीज सवाल मत पूछिए, जल्दी भेजिए। इधर ये फैन उसे घूर रहा होता है। ये फैन मन में सोचता है, तुमने मेरी वाइफ यिक्शुए के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूं। कुछ ही देर में फोन पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग, ट्रांसफर सक्सेसफुल। वैंग चाओ राहत की सांस लेता है और ये फैन को फोन दिखाता है, मास्टर मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। वो डरते हुए पूछता है, क्या अब मैं जा सकता हूं? ये फैन एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन अभी मेरे हिसाब की बात करना बाकी है। ये फैन की बात सुनकर वैंग चाओ कंफ्यूज हो जाता है। वो घबराते हुए पूछता है, मास्टर आपका क्या मतलब है, कौन सा हिसाब? ये फैन एकदम शांत लेकिन खतरनाक आवाज में जवाब देता है, बिल्कुल, मैं यहां वो कर्ज चुकाने आया हूं जो तुमने मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करके चढ़ा लिया है। ये बोलते ही ये फैन अपना फेस रिवील कर देता है। जैसे ही वैंग चाओ उसका असली चेहरा देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक में चिल्लाता है, ये फैन? फिर उसे समझ आता है कि फैन ये फैन है। फैन ये फैन, ये तुम हो? वैंग चाओ को यकीन नहीं होता, मतलब तुम अब तक सिर्फ नाटक कर रहे थे, तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। वैंग चाओ का दिमाग तेजी से चलता है। वो मन में सोचता है, 5 साल पहले ये फैन ऑलरेडी मार्शल ग्रैंड मास्टर रैन के पीक पर था और अब तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। और मैंने इसकी बीवी पर हमला करने की गलती कर दी। मौत को सामने देखकर वैंग चाओ का घमंड चूर चूर हो जाता है। वो ये फैन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, यंग मास्टर, मैं भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं तो बस किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। मैं कसम खाता हूं, आज से मैं आपके लिए बैल और घोड़े की तरह काम करूंगा। ये फैन उसकी तरफ एक कोल्ड नजर डालता है और कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, मुझे तुमसे एक चीज उधार चाहिए। वैंग चाओ उम्मीद में पूछता है, उधार? आपको क्या चाहिए? मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूं। नहीं, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। ये फैन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो धीरे से बोलता है, मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारी जान। और ये बोलते ही ये फैन ने अटैक कर दिया वैंग चाओ के ऊपर और उसे ऊपर उठा रखा होता है। और ये देखते ही वैंग चाओ समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो मन में सोचता है, कमीना ये फैन, इसने पागल होने का नाटक किया और सबको धोखा दिया। अगर मुझे मरना ही है तो मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, लियू फैमिली, लियू रैन। वैंग चाओ चुपके से कॉल उठाने की कोशिश करता है ताकि वो सिग्नल दे सके, लेकिन ये फैन की तेज नजरें सब देख लेती हैं और इनविजिबल पावर से फोन को दूर फेंक देता है। ओह, मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी चालाकी, हिम्मत तो है तुम में। आगे वो और भी पावर बढ़ा देता है और वैंग चाओ को तकलीफ देने लगता है। आगे से वैंग चाओ दर्द के मारे कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन ये फैन अब कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। वो और भी ज्यादा पावर बढ़ाने लगता है और आगे जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है। उश! एक ही पल में वैंग चाओ के शरीर में आग लग जाती है। वो चीखता रह जाता है, लेकिन ये फैन की फ्लेम उसे पल भर में राख बना देती है। वैंग चाओ का वहां से नामो निशान मिट जाता है। ये फैन अब बाकी बचे गुंडों से कहता है, अगला, अब तुम्हारी बारी है। गुंडे डर के मारे कांपने लगते हैं। वो चीखते हैं, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन ये फैन उन्हें भी नहीं छोड़ता। सब कुछ शांत होने के बाद ये फैन जमीन से वैंग चाओ का फोन उठाता है। वो कुछ टाइप करता है और वैंग चाओ के डैड वैंग जोंग को मैसेज भेज देता है। मैसेज भेजने के बाद वो फोन वहीं फेंक कर चला जाता है, एक नए खेल की शुरुआत करके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वैंग फैमिली के मैंशन में। वैंग जोंग, वैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट और वैंग चाओ का बाप अपने आलीशान घर में बैठा था। तभी उसका फोन बजता है। मैसेज पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। मैसेज में लिखा था, डैड, मुझे किडनैप कर लिया गया है। आधी रात यानी 12 बजे यून सिटी के सेंट्रल ब्रिज पर आ जाओ, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। ये देखकर वैंग जोंग गुस्से में कहता है, क्या? वो गुस्से में सोचता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बेटे को किडनैप करे। वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, मेरा हुक्म सुनो, वैंग फैमिली के सारे मेंबर्स अभी के अभी निकलो, यून सिटी के सेंट्रल ब्रिज पर घेरा बनाओ और एम्बुश लगाओ। उसकी आंखों में खून उतर आता है। मैं भी तो देखूं किसने मेरे इकलौते बेटे को हाथ लगाने की जरूरत की है। तो गाइज, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।